मैंने बोला मुझे डीजे बनना है तो उनको नहीं समझ में आया था कि एक्चुअली करेगा क्या तू। ठीक है। पर अभी एक रिसेंट वीडियो देखा मैंने, वो डीजे वाला, जिसमें वो डीजे उस पे 10 मिलियन व्यूज भी हैं कि एक डीजे म्यूजिक बजा रहा है और उसके चारों तरफ 20-25 लड़कियां मतलब उसको चिपक के बैठी है। तो मतलब ऐसी किस्मत हर डीजे की होती है या उसी की? डीजे बनने का प्रोसेस क्या है? आजकल तो बहुत इजी हो गया। मैं एक साउंड वेंडर के यहाँ मैंने नौकरी की। डीजेज हैं इंडिया के बात करें तो इनकी इनकम मंथली कितनी होगी? ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने का कोर्स किया और आप डीजे बन गए और अब आपको लाखों रुपए मिलना चालू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो मतलब रास्ता आसान नहीं है एक डीजे की लाइफ का, बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं और हर बंदा थोड़ी ना स्टार बन जाएगा या बन पाता है। राजस्थान रॉयल्स से और सनराइजर हैदराबाद तक का जो सफर है, इसके अंदर आप जब गए तो रास्ता कैसे बढ़ता गया, चलता गया? कोई और डीजे ऑलरेडी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए प्ले कर रहा था, बोला नहीं हमें पूरी टीम चेंज करनी है। पढ़ने में बेकार था इसलिए ये डीजे बन गया। वेलकम टू मैड माइक्स न्यू एपिसोड। और आज हमारे साथ है एक बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने म्यूजिक के अंदर धमाल किया हुआ है। वेलकम टू अवर शो डीजे रविश। थैंक यू सो मच सर, मुझे अपनी पॉडकास्ट में बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो नाम है डीजे रविश, ये इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? क्योंकि जो मैंने सुना है रविश मतलब रवि मतलब सूरज से इसका कुछ कोरिलेशन हो सकता है। सर मैं वैसे कुछ लोगों को पता है, वैसे इंडस्ट्री में मेजोरिटी लोगों को नहीं पता, लेकिन रवीश मेरा असली नाम नहीं है, मेरा रियल नेम रवि है। तो जब मैं इंडस्ट्री में आया था नया नया और मैंने अपना नाम रखने की सोचा कि ये नाम क्या होना चाहिए मेरा, तो डीजे रवि सुनने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो मेरी जो एल्डर सिस्टर है उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि तू शर्मा में से ऐसे हटा के और इसको रवि के साथ जोड़ ले तो ये रवीश हो जाएगा, सुनने में थोड़ा कूल लगता है। तब तक मुझे इसके मायने नहीं पता था, ना मेरे को इसके मतलब पता था। मेरे को सुनने में अच्छा लगा था कि हाँ रवीश, तो मैंने कहा हाँ ठीक है यार डीजे रवीश सुनने में अच्छा लगता है, थोड़े नाम में वजन है। बाद में मैंने आई थिंक गूगल पे एक दो बार सर्च किया था, तो रवीश का मतलब ये सूरज की किरणों से रिलेटेड या फिर रविशिंग होता, बड़ा चमकदार सा शाइनी, तो ये उसका फिर मतलब निकल गया है। आप म्यूजिक इंडस्ट्री के चमकते हुए सितारे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब आपको इस तरह से लोग बुलाते हैं तो कैसा फील होता है? सर बहुत अच्छा लगता है, और जब लोग प्यार देते हैं, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, चाहे वो आईपीएल के दौरान स्टेडियम में हो या शो पे हो, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, प्यार करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक आर्टिस्ट के लिए आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों का प्यार मिले। बाकी कमाई और बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती है, लेकिन सबसे पहले रिकॉग्निशन जो है ना, वो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंडिया के अंदर जो डीजे इंडस्ट्री को लेके बहुत अच्छे व्यूज नहीं है लोगों के सोशल, तो आपके फैमिली के अंदर कैसा रिएक्शन आया जब आपने बोला कि मुझे डीजे का काम करना है? तो इनिशियली मैंने एक और पॉडकास्ट में भी ये बात करी है कि होता क्या है, अपनी इंडियन फैमिलीज जो है ना, वो कभी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहती। अब अगर बच्चा कोई ऐसा प्रोफेशन लेके आता है कि पापा मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को पायलट बनना है, तो वो एकदम से समझ जाते हैं कि ये काम क्या है। अगर आप कोई सी भी ट्रेडिशनल फील्ड में जाओगे ना, जो उनको नहीं पता, मेरे को आरजे बनना है, मेरे को डीजे बनना है, मेरे को कोरियोग्राफर बनना है, तो उनको समझ में नहीं आता कि ये है क्या काम, हम क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है ना, खानदान में कभी किसी ने किया है। तो ऐसा सा ही सिमिलर मेरे साथ भी था कि जब मैंने बोला मुझे डीजे बनना है तो उनको नहीं समझ में आया था कि एक्चुअली करेगा क्या तू। तो मेरी मॉम को म्यूजिक की काफ़ी पसंद है, म्यूजिक बहुत सुनती हैं, रेडियो चलता रहता पूरे दिन भर में। तो उनका ठीक है तेरे को जो करना है कर, लेकिन अपनी पढ़ाई साथ में कंटिन्यू रखना है, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था। तो ये नहीं होना चाहिए कि कल को तू कोई ये बोले कि भाई पढ़ने में बेकार था इसलिए ये डीजे बन गया। या फिर दूसरी चीज जो उनका कंसर्न ये था कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में हमें पता नहीं, कल को तू इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो तो तेरे पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। तो अपनी पढ़ाई करता रहे, पढ़ाई के अलावा तेरे को जब टाइम मिले तेरे को जो करना है तू कर, तू उसके लिए फ्री है। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस था स्टार्टिंग में, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी भी थी मेरे लिए कि खुद को मैं प्रूव करूं कि मैं इस कुछ फील्ड में कर सकता हूं। और जब मैंने कुछ प्रूव किया तो फिर मेरे को घर से पूरा सपोर्ट भी मिलने लगा। डीजे बनने का प्रोसेस क्या है, मतलब किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है यदि एक आदमी डीजे इंडस्ट्री में जाना चाहता है, डीजेइंग करना चाहता है? तो आजकल तो बहुत इजी हो गया है।
क्योंकि आज की तारीख में इतने सारे डीजे स्कूल्स हैं, एकेडमीज हैं, जहाँ पे आप डीजेइंग भी सीख सकते हो, म्यूजिक प्रोडक्शन भी सीख सकते हो, साउंड इंजीनियरिंग भी सीख सकते हो। तो राइट नाउ इट इज वेरी इजी कि आप एनरोल करो, 6 महीने का कोर्स करो एंड यू विल बी अ डीजे। लेकिन बैक इन द डे जब मैंने सीखा था, मेरे को 20 साल हो गए, मेरा 21वां साल है डीजेइंग के अंदर, और मेरे से भी पहले जो मेरे भी सीनियर डीजे हैं जो 30-35 साल से डीजेइंग कर रहे हैं, उस टाइम पे ऐसा कुछ डीजेइंग स्कूल या ऐसा कुछ होता नहीं था। आपको या तो किसी डीजे के अंडर में काम करके सीखना पड़ता था या फिर आप खुद ही सीखते थे। तो मेरे केस में ये हुआ कि मैं एक साउंड वेंडर के यहाँ मैंने नौकरी करके और मैं वैसे सीखा। साउंड वेंडर, जो साउंड वेंडर होते हैं, जो अपन जैसे अगर कोई इवेंट करना है, अपने को साउंड लगवाना है, तो अपन साउंड रेंट पे जो लेते हैं ना, स्पीकर्स और सब जो अपन रेंट पे लेते हैं, उनको वो साउंड वेंडर्स होते हैं जो साउंड डील करते हैं। तो उनके यहाँ पे मैंने एज अ लेबर काम करके मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरा काम ये होता था कि मैं स्पीकर्स लेके टेम्पो पे लोड भी करता था, फिर उनको लेके भी जाता था, फिर प्ले भी मैं खुद ही करता था। तो ऐसे करके मैं उन भैया को आज भी जब भी मिलता हूँ, मैं हमेशा उनके पैर छूता हूँ कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके कंसोल पे हाथ भी लगा सकूं, क्योंकि इतने महंगे महंगे कंसोल को कौन कौन छूने देता है। तो उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके यहाँ काम करूं, उनके यहाँ नौकरी करूं, और उसी नौकरी के बीच में मैं धीरे धीरे अपना डीजेइंग सीखना मैंने वैसे चालू कर दिया। एंड देन वहाँ से फिर एक छोटे से डिस्कोथेक में लगा, उस डिस्कोथेक से एक क्लब में लगा, ऐसे करके धीरे 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 करके कि पहले शादी पार्टियों में बजाना सीखा, फिर क्लब में कैसे बजाते हैं वो सीखा, और फिर वहाँ से आगे धीरे धीरे बढ़ता गया। जो डीजे इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो आज की तारीख के जो टॉप डीजेज हैं इंडिया के बात करें, तो इनकी इनकम मंथली कितनी होगी? सर कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर आप अपनी फील्ड में अच्छे हो तो देयर इज नो अपर लिमिट। लेकिन इस फील्ड में जो कमाई होती है ना, वो बहुत लेट स्टार्ट होती है, स्ट्रगल बहुत लंबा है। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने का कोर्स किया और आप डीजे बन गए और अब आपको लाखों रुपए मिलना चालू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितना आपका टैलेंट है, जितना आप यूनिक हो, आपका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट भी होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे यू आर एन आर्टिस्ट। किसी को, जैसे अगर हम सिंगर्स की बात करें, किसी की वॉइस बहुत अच्छी होती है, किसी की प्रेजेंस बहुत अच्छी होती है, कोई ओवरऑल पैकेज देता है। हम डीजेइंग इंडस्ट्री में भी ऐसा ही कुछ है कि हर डीजे की एक कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और जिसकी टैलेंट बहुत अच्छा है या जिसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, जिसका नाम बहुत बड़ा है, जिसका ब्रांड बहुत बड़ा है, उसको फिर उतने ही पैसे मिलते हैं। तो मैं ऑन एन एवरेज बात करना चाहूँ कि अगर आप किसी इवेंट में प्ले करने के लिए किसी डीजे को बुक करते हैं तो आपको हजारों रुपए में भी डीजे मिल जाएगा, आपको लाखों रुपए में भी डीजे मिल जाएगा, डिपेंडिंग उसका कितना नाम है। तो देयर इज नो अपर लिमिट। वेडिंग सीजन होती हैं और जो वेडिंग डीजेस होते हैं तो वो तो महीने में 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं, है ना, वेडिंग्स कर करके। और क्लब्स करने वाले डीजेस को भी लाखों रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो आप मतलब मंथ में इजीली लाखों रुपए कमा सकते हो। लेकिन वो जो लाखों रुपए की कमाई है ना, वो करने में बहुत स्ट्रगल लग जाता है, वो सालों निकल जाते हैं वहां तक पहुंचने में। डे फर्स्ट से चालू नहीं, डे फर्स्ट से तो सर, मैं मेरा खुद का एग्जांपल लूं किसी और का, तो मैं क्या बताऊं। मैं मेरा खुद का एग्जांपल लूं तो मेरी स्टार्टिंग में कोई कमाई नहीं थी, क्योंकि मैं तो काम सीखना चाहता था कि मेरे को जब काम ही नहीं आएगा तो मेरे को पैसे कौन देगा। तो मैंने तो 2 साल जो नौकरी करी मेरी फ्री थी। मेरी पहली कमाई थी न्यू ईयर के दिन 100 रुपए। न्यू ईयर पे हम जयपुर में ही बैठे राजा पार्क में किसी के घर में प्ले किया था, उनके घर के गार्डन में प्ले किया था। और पूरी पार्टी होने के बाद जो भैया हैं जिनके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ, उन्होंने खुश होकर मेरे को 100 रुपए दिए थे कि तूने आज बहुत अच्छा प्ले किया, क्लाइंट ने बहुत तारीफ करी है, ये ले तेरा इनाम। और मेरे पास पहले बार 100 रुपए आए थे मैंने कहा ये मेरी पहली कमाई है। मैंने कहा आज मेरी एक्टिवा के पेट्रोल के पैसे निकल जाएंगे। तो मेरा तो वो था। फिर उसके बाद में जब किया तो मैंने एक जगह पे एक क्लब में लगा था, तो मेरे 2,500 रुपये मेरी सैलरी थी। और साथ के साथ मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करता था, तो वहाँ मेरे को 2,000 रुपये मिलते थे महीने के। तो 2,000 रुपये वो दिन में कमाता था, रात को 1,500 रुपये की नौकरी करता था। फिर एक नाइट क्लब में लगा तो वहाँ मेरी 4,000 रुपये महीना सैलरी हुई। तो ये तो महीने के 4-4 हज़ार रुपये कमा रहा था, वो सिचुएशन थी। लेकिन फिर जैसे जैसे मेरा नाम हुआ, जैसे जैसे मैंने अपने गाने डालना चालू किया, लोगों को पसंद आने लगे, थोड़ा बहुत लोगों ने रिकॉग्नाइज करना चालू किया, तो फिर ये ऐसा होने लगा कि मेरे को पर इवेंट 5,000 रुपये मिलने लगे। 5 से वो 10 हुए, 10 से वो 15 हुए, 15 से वो लाखों में हुए। तो इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। मैं जैसे कह रहा हूँ कि मेरे को 20 साल हो गए इंडस्ट्री में करते हुए, अब मैं वो लाखों रुपए वाली सिचुएशन में पहुंचा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में तो मैं सिर्फ फ्री में काम कर रहा था, और मैंने तो बहुत बहुत पार्टियां फ्री में भी बजाई है, सिर्फ इसलिए कि मेरे को
एटलीस्ट उस पार्टी में प्ले करने का मौका मिले। तो मतलब रास्ता आसान नहीं है एक डीजे की लाइफ का, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं और बहुत स्ट्रगल के बाद आप एक उस लेवल पे पहुंचते हो जहां आप सोसाइटी के लिए, अपने लिए कुछ कर सकते हो। सर इसमें जैसे मैंने बताया कि इट्स नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन कि हमने एक डिग्री ले ली अब हमें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, हम हमारी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। अगर मैं आपके केस की बात करूं कि डॉक्टर बन गए, अब हमारी या तो इंडिविजुअल प्रैक्टिस चालू करें या किसी हॉस्पिटल में नौकरी लग जाए। लेकिन हमारे केस में तो ऐसा ही नहीं, हमारे केस में तो देयर इज नो जॉब। अब क्लब्स हैं, क्लब्स में जाके आप जॉब करोगे, लेकिन यहाँ पे जितने क्लब्स हैं उससे 5 गुना ज्यादा तो डीजेज हैं। एक क्लब में 5 डीजेज लगे हुए हैं, तो क्या तो उनको सैलरी मिलती है। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट डीजेज जो कि रेजिडेंसी कर रहे हैं, किसी क्लब में नौकरी कर रहे हैं। मैंने भी वैसी स्टार्ट करी थी, जैसे मैंने बताया 4,000 रुपए। लेकिन मार्केट में इतने डीजेज हैं, इतना कंपटीशन है, और हर बंदा थोड़ी ना स्टार बन जाएगा या बन पाता है। किसी के साथ कुछ ट्रेजेडी होती है, किसी के साथ कुछ होती है। नॉट एवरीबडी मेक्स इट बिग। आप वो बॉलीवुड का एग्जांपल ले लीजिए ना सर, कितने लोग सपना देख के जाते हैं कि मेरे को फिल्म स्टार बनना है। हर बंदा थोड़ी ना बन पाता सुपरस्टार। कुछ छोटे मोटे रोल 2-4 करके इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं, कुछ को तो वो 2-4 करने का भी मौका नहीं मिलता। तो आपको स्ट्रगल करना है, आपको हार्डवर्क करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना है एंड कंसिस्टेंट भी रहना है कि चलो आज का दिन कुछ नहीं हुआ, कल होगा कुछ, कल कुछ नहीं हुआ। मेरी 20 साल में मेरे पास बहुत बार ऐसे मौके आए कि जब मैंने सोचा मैं डीजेइंग छोड़ दूं। मेरा ऑर्कुट का जमाना हुआ था, मैं तो कई बार स्टेटस भी डाल देता आई क्विट डीजेइंग। फिर अगले दिन उठता नहीं नहीं क्यों छोड़ दूं भाई, जब मैंने इतना टाइम दिया है इसमें, मैंने सब कुछ छोड़ के डीजेइंग चालू करी है। तो बहुत ऐसे फेजेस आए जब लगता था कि छोड़ दो, नहीं यार छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं हो रहा, अपने को कोई काम ही नहीं मिल रहा, अपने को कोई शोज ही नहीं मिल रहे। आज भी होता है, आज भी अगर 2 सैटरडेज बैक टू बैक खाली चले जाए और बुकिंग नहीं आए तो लगता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, 20 साल मैंने डीजेइंग कर लिया, मेरे पास बुकिंग नहीं है, मैं घर पे बैठा हूँ। एक बार के लिए दिमाग खराब होता है, लेकिन उसके बाद फिर होता है कि चलो यार टाइम अब है तो या तो थोड़ी फैमिली के साथ टाइम बिता लें या 2 गाने नए बना लेते हैं। अब मैं वो सोच लेता हूँ कि 2 गाने और बना लेते हैं, वो आगे काम आ जाएंगे। तो बहुत लंबा स्ट्रगल है, बहुत हार्डवर्क चाहिए, और हार्डवर्क के साथ कंसिस्टेंसी, पेशेंस चाहिए। बहुत सारे लोग ये जो पेशेंस वाला वर्ड है ना, यहाँ मार खा जाते हैं कि हार्डवर्क कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रगल कर लेते हैं, लेकिन वो पेशेंस नहीं रह पाता कि यार मेरे पास बहुत बार ऐसे मैसेज आते हैं, सर 5 साल हो गए मेरे को इंडस्ट्री में, मेरे को अभी तक कोई भी आउट ऑफ इंडिया का शो नहीं मिला। मैंने कहा यार मेरे को 10 साल बाद मिला था। तो जरूरी नहीं है ना, कईयों को 1 साल में मिल जाता है, कईयों को 10 साल बाद मिलता है। सबकी अपना ये थोड़ा किस्मत का फैक्टर भी होता है, लेकिन कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे आपने फिल्म इंडस्ट्री की बात करी, तो बॉलीवुड में हर आदमी का सपना रहता है कि मैं दिलीप कुमार की तरह बनूं, शाहरुख खान की तरह मैं लाइफ अचीव करूं। आपकी जो इंडस्ट्री है इसके अंदर लोगों का क्या सपना रहता है कि मैं इस डीजे की तरह, मतलब टॉप डीजेज जो नाम है, तो आपका क्या सपना है कि मैं इस डीजे की तरह मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें पूरी दुनिया में? सर मैंने हमेशा जो मेरे सीनियर्स हैं इंडियन डीजिंग इंडस्ट्री में, उनसे इंस्पिरेशन ली है, ठीक है। उन्होंने और मैं जब भी उनसे मिलता हूँ ना, दे आर वेरी काइंड टू मी। पहली बात तो इतने सीनियर होके भी मेरे को हमेशा अच्छे से मिलते हैं, भाई भाई करके बात करते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैंने हमेशा ना आई हैव लुक्ड अप टू देम, उनसे बहुत कुछ सीखा है, इंस्पिरेशन ली है। और मैं हमेशा उनको एक बात बोलता भी हूँ कि सर आप लोग अगर इंडिया में डीजिंग स्टार्ट नहीं करते तो इंडिया में फिर डीजिंग का सीन नहीं बन पाता। आप लोगों ने हम लोगों के लिए रास्ता बनाया तो हम उस रास्ते पे चलिए, नहीं तो किसी को पता ही नहीं था इंडिया में डीजिंग क्या होती है। तो व्हेन इट कम्स टू इंडियन डीजिंग इंडस्ट्री में, मेरे इंडिया में जो सीनियर्स है गए, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो अकबर सामी, डीजे अख्तर, डीजे अकील, डीजे सुकेतु, ये और भी बहुत सारे हैं। तो ये सीनियर्स हैं जिनको मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, जिनको मैं देख के इस इंडस्ट्री में घुसा हूँ। और फिर बाहर आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो वहाँ तो बहुत बड़ा सीन है डीजेइंग का, उसमें तो बहुत बड़े बड़े नाम है। डीजे टीएस्टो है, डीजे आर्मिन वैन बुरेन है, मार्टिन गैरिक्स है, हार्डवेल है। तो मैंने मेरी डीजेइंग की जब मेरे को पहली इंस्पिरेशन मिली थी, तब मैंने डीजे टीएस्टो का ही एक वीडियो देखा था कि एक बंदा खड़ा होकर 5-6 हज़ार लोगों को नचा रहा है, 10,000 लोगों को नचा रहा है। तो वहाँ से मेरे एक इंस्पिरेशन घुसी थी कि यार ये काम बड़ा अच्छा है कि एक आदमी इतने लोगों को नचा सकता है ना, और लोग एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ से इंस्पिरेशन, तो उन लोगों तक तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस जन्म में तो पहुँच पाऊंगा वो उस लेवल तक, लेकिन हाँ उसका मैं कोई 1% भी अचीव कर लूँ तो आई थिंक मैं मेरी लाइफ में सेटिस्फाइड रहूंगा। डीजेइंग होती क्या है बेसिकली?
सर डीजेइंग में दो फैक्टर्स आ जाते हैं, मैं अगर इसको डिटेल में समझाऊं तो दो फैक्टर्स आ जाते हैं। एक जो कोर डीजेइंग है जिसमें आप एक लाइव ऑडियंस के सामने म्यूजिक प्ले कर रहे हो, ठीक है। अब वो म्यूजिक जो आप प्ले कर रहे हो वो आपका खुद का कंपोज किया हुआ भी हो सकता है, वो किसी और का कंपोज किया भी हो सकता है, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन एक डीजे का काम यह है एक लाइव ऑडियंस को एंटरटेन करना, उनको उनके मूड के अकॉर्डिंग म्यूजिक प्ले करना, या जो भी उस पार्टी की थीम है उसके अकॉर्डिंग म्यूजिक प्ले करना एंड लाइव प्ले करना। मैं लाइव वर्ड पे इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें लोग प्री रिकॉर्डेड सेट लेके आए थे और सामने एक्टिंग करते रहते हैं कि यार मैं बजा रहा हूँ, वो दैट इज फ्रॉड, वो गलत है कि आप इस प्रोफेशन के साथ धोखा कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक अच्छा डीजे ये होता है जो 5 मिनट के अंदर क्राउड को रीड कर लेता है कि इस क्राउड को क्या पसंद है। अब हर जगह का सर क्राउड अलग होता है, हर सिटी का क्राउड अलग है, हर एज ग्रुप अलग है। अगर आज हम सीनियर एज ग्रुप की बात करें तो उनको पुराने गाने पसंद आएंगे, यंगस्टर्स की बात करें तो एकदम उनको जेनजी वाले एकदम लेटेस्ट गाने पसंद आएंगे, ठीक है। और अगर मिक्स क्राउड है तो आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक अच्छे डीजे को ये सारी चीजें पता होती है, वो क्राउड को देखते से पहचान जाता है और 2 गाने प्ले करके उसको आइडिया लग जाता है कि मेरे को क्या करना है। वो डीजे की स्किल है, वो डीजे का टैलेंट है जो उसने इतने सालों जो मेहनत करी है ना, इतने सारे अलग अलग तरीके के इवेंट करे हैं, वहां से ही एक्सपीरियंस मिलता है। ये आप किसी कोर्स से नहीं सीख सकते। जो आपने, मैं जैसे बता रहा हूँ 6 महीने के कोर्स से आप डीजेइंग सीख जाओगे, उसमें आप इक्विपमेंट को हैंडल करना सीखोगे, उसमें आप बेसिक मिक्सिंग सीखोगे। लेकिन क्राउड के सामने जाके प्ले करना, मैंने जब पहली बार मैं क्राउड के सामने गया था मेरे हाथ ऐसे हिलने लग गए थे, दूसरे लग गए थे, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, मेरे से प्ले बटन दबाया नहीं गया था सामने जब मैंने पहली बार लाइव क्राउड देखा था। आज भी मैं नर्वस होता हूँ, स्टेज फियर मेरे को आज भी है। जब तक मैं स्टेज पर चढ़ नहीं आता मैं पीछे अपने हेडफोन का तार चबाता रहता हूँ। एक बार स्टेज पर चला जाता हूँ, 2 गाने बजा लेता हूँ, फिर मैं फुल कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। लेकिन तब तक एक नर्वसनेस रहती है कि लाइव क्राउड के सामने पहली बार जाएंगे स्टेज पे, तो एक स्टेज फियर रहता है, एक नर्वसनेस रहती है। तो ये तो हो गया आपका जो कोर मैंने बताया डीजे का। दूसरा इसका फैक्टर होता है म्यूजिक प्रोडक्शन। तो मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हूँ, तो हम जैसे कोई भी आज एक नया गाना आया, बॉलीवुड गाना आया, पंजाबी गाना आया, जो भी अच्छा गाना आया, हम उसका रिमिक्स बनाते हैं। रिमिक्स बना के उसको हम हमारे फैंस में बांटते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं ताकि लोग उसको सुने और उसको बाकी डीजेस भी प्ले करें। आज मेरे बनाए हुए रिमिक्सेस इंडिया के ऑलमोस्ट सारे डीजेस प्ले करते हैं, उनके बनाए हुए रिमिक्सेस मैं प्ले करता हूँ। तो वो हम उससे हमारा म्यूजिक का एक डेटाबेस तैयार होता है कि हाँ हमारे पास ये गाने हैं और हम इनको प्ले करने वाले हैं। तो ये 2 फैक्टर्स प्राइमरी एक डीजे के होते हैं जो एक डीजे काम करता है। तो जैसे गाना आया कोई, इसकी मिक्सिंग कैसे करेंगे, मतलब इसमें इफेक्ट्स कैसे डालते हैं? तो सर ये प्रॉपर एक म्यूजिक प्रोडक्शन का काम हो गया। जिस तरीके से एक म्यूजिक डायरेक्टर का काम होता है जो म्यूजिक बनाता है ओरिजिनल, हम ओरिजिनल नहीं बना रहे, हम रिमिक्सेस बना रहे हैं। बहुत सारे डीजे जो ओरिजिनल भी बनाते हैं, मेरे भी अभी ओरिजिनल गाने आए थे, लेकिन मोस्टली हम रिमिक्सेस की जब बात करते हैं तो आज फॉर एग्जांपल कोई भी गाना है, मान लीजिए जैसे काला चश्मा गाना आया था, बहुत पॉपुलर गाना था, मैंने उसका रिमिक्स बनाया, सारे डीजे ने उसका मिक्स बनाया। अब हर डीजे की ना थॉट प्रोसेस अलग होती है। मैं उसको किसी और फील में बनाना चाहूंगा, कोई दूसरा उसको किसी और फील में बनाना चाहेगा, कोई उसमें कोई अलग एलिमेंट डालेगा, मैं उसमें कोई अलग एलिमेंट डालूंगा। और हम ये आई थिंक ये हमारी डीजिंग इंडस्ट्री की खूबसूरती है कि हर बंदा अलग तरीके से सोचता है और हर बंदा के रिमिक्सेस ना अलग साउंड करते हैं। कोई हिंदी गाने को अरेबिक फील में बनाएगा, जैसे मैं पॉपुलर हुआ था तो मैं हिंदी और पंजाबी गानों को रेगेटन फील में बनाना चालू किया था, जो कि स्पेनिश टाइप का म्यूजिक होता है, मैंने उसमें बनाना चालू किया था। तो वो बहुत एक यूनिक ब्लेंड होकर निकलता था, लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो मेरे गाने बहुत वायरल हुए थे उस टाइम पे कि अरे यार ये तो हमने कभी ऐसा सुना नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कोई इंग्लिश गाना है, इंग्लिश गाने का लोग ढोल मिक्स बना देते हैं, भांगड़ा मिक्स। तो वोकल चल रही है इंग्लिश में और बीट चल रही है भांगड़ा, वो एक बहुत ही यूनिक ब्लेंड होता है। ये सारा काम हम डीजेस करते हैं। तो उसके लिए हम जब बनाने बैठते हैं तो पूरा लाइक एन ओरिजिनल ट्रैक ही उसका कंपोजिशन होता है। हम बीट्स बनाते हैं, मेलोडीज बनाते हैं, हम उनकी बेस बनाते हैं, बेस लाइन बनाते हैं, बेस पैड्स होते हैं, उसमें इफेक्ट्स डाले जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये सब कुछ सारे एलिमेंट्स बन जाते हैं, जिसे बेसिकली ये हो गया अरेंजिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट हो गया, चीज़ों को अरेंज करना, और प्रोग्रामिंग मतलब मेलोडीज क्रिएट करना और ये सब कुछ करना। ये सब कुछ होने के बाद उसकी मिक्सिंग करना कि कौन सा एलिमेंट कितने लाउडनेस पे सुनाई देगा। अगर आप कोई गाना सुनते हो तो उसमें आपको एक पीछे हल्की सी छन छन की भी आवाज़ चल रही होती है, आपको किक की आवाज़ भी चल रही होती है, तो किक थोड़ी सी लाउड होती है, छन छन थोड़ी सी हल्की होती है, वोकल थोड़े से लाउड होते हैं। उन सब चीज़ों को बैलेंस करना वो हम कहते हैं मिक्सिंग। एंड द लास्ट पार्ट आता है वो मास्टरिंग की, सबकी लाउडनेस बढ़ा के इसको एकदम क्रिस्प एंड क्लियर साउंड कैसे दिया जाए,
कि गाना आपका लाउड भी हो लेकिन फटे भी नहीं। तो ये सारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं एक रिमिक्स बनाने के लिए, और यही ऑलमोस्ट स्टेप्स होते हैं एक ओरिजिनल ट्रैक को बनाने के लिए। मैंने आपका एक गाना सुना था वो पंचायत सीरीज का, ओ राजा जी। ओ राजा जी, वो हाँ। बहुत अच्छा गाना था। मैंने उसका जो वर्जन था अल्टीमेट मुझे लगा था। तो मेरा जो अगला सवाल है वो यही है कि आप पंजाबी गाने चलाते हो मैक्सिमम, मुझे लगता है कि इंडियन वेडिंग्स में पंजाबी वगैरह इंग्लिश सॉन्ग्स और हिंदी सॉन्ग्स का मिक्सिंग होता है। आपका जो पर्सनल फेवरेट लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज के गाने आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं? मेरे को सारे पसंद है। मेरे साथ ये है कि मैं कभी मैंने कोई जॉनर स्पेसिफिक नहीं रहा। मैं बॉलीवुड म्यूजिक स्पेशलिस्ट हूँ, बॉलीवुड बजाता हूँ, लेकिन मुझे अगर लगता है कि क्राउड को भोजपुरी पसंद आ रहा है तो मैं भोजपुरी भी बजाता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक वेडिंग करी थी, वहाँ क्राउड की बहुत डिमांड थी पहाड़ी गानों की, तो मैंने वो नेपाली भी चलाए, मैंने उत्तराखंडी गाने भी चलाए। ठीक है, तो मैं क्राउड को एंटरटेन करने के लिए मैं हर तरह के सॉन्ग प्ले करता हूँ। अगर मेरे को क्राउड आके कहता है कि हमें स्पेनिश गाने पसंद है, मैं उनके लिए स्पेनिश भी चला दूंगा। कोई बोलेगा मेरे को साउथ के गाने पसंद है तो मैं तेलुगु तमिल भी चला दूंगा। तो एक डीजे का एक्चुअली एक अच्छे डीजे का यही काम होता है कि उसको समझ में आना चाहिए क्राउड को क्या पसंद आ रहा है, और उसके पास फिर वो सारे ऑप्शंस होने चाहिए कि वो सब कुछ बजा सके और वो सब कुछ हैंडल कर सके। ऐसे नहीं कि मैं तो सिर्फ यही बजाता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। बहुत है डीजे इस बात पे, आई नो कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि वो बोलेंगे यार हम तो जॉनर स्पेसिफिक डीजे, मैं तो सिर्फ ये जॉनर बजाता हूँ, मैं दूसरा जॉनर नहीं बजाऊंगा। लेकिन आई थिंक मल्टीटास्किंग आनी चाहिए, सब तरीके के म्यूजिक होने चाहिए। तो मेरा ऐसा कोई पर्सनल फेवरेट नहीं है। मैंने जैसे आपने राजा जी ट्रैक किया, अब ये भोजपुरी ट्रैक है, मैंने इसका रिमिक्स भी बनाया है। मैं तेलुगु गाने बहुत बनाता हूँ, तेलुगु ऑफिशियल रिमिक्सेस मेरे बहुत हैं। मैंने तमिल गाने भी बनाए हैं, मैं हिंदी बनाता हूँ, पंजाबी बनाया है। मैंने अभी रिसेंटली एक यूरोपियन सॉन्ग, एक इंग्लिश गाना था, उसका ऑफिशियल रिमिक्स बनाया। रेगेटन, स्पेनिश, ये सब मैं पहले बहुत बना चुका हूँ। तो मैं तो हर तरीके के गाने बनाता हूँ, जो भी अच्छा है, ट्रेंडिंग है, मैं सबके रिमिक्स बनाता हूँ। आपने भी तेलुगु गानों की बात करी, तो आईपीएल से जुड़ने का कैसे आपका रास्ता खुला? सर आईपीएल से मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा था 2013 में राजस्थान रॉयल्स के साथ। तो मेरे पास सामने से कॉल आया था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी कि राजस्थान रॉयल्स के डीजे बनोगे क्या। तो उस टाइम मेरे को एक्चुअली आईपीएल भी नया था, इतना नया भी था, 5 साल हो गए थे आईपीएल को, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि डीजे का रोल क्या होगा एक आईपीएल में। तो पहले मैच में मेरे को थोड़ा सा ब्रीफ किया गया था कि ये काम होता है आईपीएल में डीजे का, और उसके बाद से मैं राजस्थान रॉयल्स के साथ 2019 तक था। कितने साल रहे? मेरे को 13 से 19 मैंने उनके लिए किया। 6 साल। हाँ, 6-7 साल मैंने राजस्थान रॉयल्स के साथ था। मैं जब भी जयपुर में मैचेस होते थे तो मैं ही प्ले करता था। एंड देन लास्ट ईयर 2024 में मैंने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ ज्वाइन हुआ। उसमें एक बड़ा फैक्टर ये था कि मैं ऑलरेडी तेलुगु गाने बना रहा था। मेरे को तेलुगु बोलनी नहीं आती, मेरे को समझनी नहीं आती। मेरे बहुत सारे फैंस हैं वहाँ पे जो जिनको ये लगता है कि मैं तेलुगु बंदा हूँ, मैं तेलुगु बोल सकता हूँ, तो मेरे से आके तेलुगु में बात करने लगता है और मैं कहता हूँ मुझे तेलुगु नहीं आती है। एंड देन वो सरप्राइज होते हैं कि आपको तेलुगु नहीं आती तो आप तेलुगु गाने बजा कैसे रहे हो। ओके, उनका ये हमेशा डाउट रहता है। अच्छा, तो उसके पीछे मेरा काफी होमवर्क है, मैं काफी समझता हूँ कि गाने किस फील्ड में क्या गाने बजाने चाहिए, बट मेरे को तेलुगु बोलनी नहीं आती। एंड इसके अलावा मैंने इंटरनेशनल मैचेस भी करे हैं सर। मैंने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई थी 2013 में, तो उसमें मैंने प्ले किया है। एंड मैंने दुबई में भी इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, T20 वनडे, उसमें भी प्ले किया मैंने। तो राजस्थान रॉयल्स से और सनराइजर हैदराबाद तक का जो सफर है, इसके अंदर आप जब गए तो रास्ता कैसे बढ़ता गया, चलता गया? सनराइजर के अंदर आप कैसे एसोसिएट हुए? मतलब स्टेट डिफरेंट, टीम डिफरेंट, एंड यू डोंट नो द इवन लैंग्वेज। तो सर ये लास्ट ईयर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी 2024 में, एंड ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी मिड सीजन ऑलरेडी चल चुका था, मैचेस हो रहे थे। ओके, कोई और डीजे ऑलरेडी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए प्ले कर रहा था। एंड देन मेरे पास, मैं शाम को इनफैक्ट मैं जिम में ही था, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, ट्रेडमिल पे भाग रहा था, और उस टाइम में मेरे पास एक कॉल आया एक पुराने नोन का, जिनके साथ मैं पहले आईपीएल में काम कर चुका हूँ। तो उनका मेरे पास कॉल आया कि ब्रो आप सनराइजर्स हैदराबाद के लिए करना चाहोगे काम।
मैंने कहा श्योर करना चाहूंगा, लेकिन सीजन तो ऑलरेडी चल रहा है, तो मिड सीजन कैसे? बोला नहीं, हमें पूरी टीम चेंज करनी है एंड दे आर लुकिंग फॉर न्यू डीजे, तो आप करना चाहोगे? मैंने कहा श्योर, जरूर करना चाहूंगा। तो बोले बट तेलुगु बोलनी आती है? तेलुगु आता है तुम्हें? मैंने कहा मेरे को तेलुगु बोलना नहीं आता, लेकिन मैं म्यूजिक जानता हूँ। तो बोले म्यूजिक कैसे जानते हो? मैंने कहा मैंने तेलुगु गाने बनाए हैं बहुत सारे, तो मैं म्यूजिक समझता हूँ। बोला ओके, जो जो तेलुगु गाने बनाए उनके लिंक्स भेजो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो मैंने उनको लिंक्स भेजे, जो मैंने तेलुगु गाने बना रखे थे उनके लिंक्स भेजे, एंड आई थिंक उनको गाने पसंद आए, उनको समझ आया कि हाँ ये तेलुगु गाने ऑलरेडी बना रहा है तो ये हैंडल कर लेगा। और फिर मैंने भेजा, तो उन्होंने मेरे को कंफर्मेशन दी। मेरे पास 2 दिन थे प्रिपेयर करने के, 2 दिन मैं बिल्कुल नहीं सोया, रात भर बैठ के मैंने सारे गाने इकट्ठे करे। क्योंकि सर होता क्या है कि जब आप किसी लैंग्वेज को समझते नहीं हो ना, तो अब आपके लिए टफनेस भी आ जाती है कि किसी गाने का कोई गलत मतलब ना निकला है। और दूसरी चीज की कौन सा गाना कौन से मोमेंट में फिट होगा, वो स्मार्टनेस भी होनी चाहिए कि टीम अच्छा खेल रही है और मैं कोई सैड गाना बजा दूं, क्योंकि मेरे को तो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। या कोई ऐसा गाना हो जो, जैसे मैंने बोला, कुछ वल्गर वर्ड्स हो उसमें, या कोई अल्कोहल प्रमोट हो रही हो या कुछ हो, वो सब भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये तो एक लाइव एंटरटेनमेंट है, टीवी पे भी जाता है सब कुछ। तो इसे मैंने 2 दिन बैठ के मैंने गाने इकट्ठे करे, सब कुछ करे, मैंने उनको गूगल पे जा के ट्रांसलेट करके उनका मतलब समझा, सब कुछ। एंड देन 2 दिन बाद फिर मेरी टीम के साथ मीटिंग हुई मैच से पहले। मैंने उनको सब कुछ दिखाया कि मैंने ये प्रिपेयर किया, हो गया। इसमें सर क्या है कि फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी होती हैं कि आपको पहले अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। कोई भी गाना बिना लाइसेंस के बजा नहीं सकते, सॉन्ग्स के लाइसेंसेस होना ज़रूरी है आपके पास, परमिशन होना ज़रूरी है, एंड देन टीम का अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें प्री अप्रूव्ड होती हैं, कोई भी हम हमारी मर्जी से नहीं बजा सकते। तो सारी चीज़ें जब अप्रूव्ड हुई, सब कुछ हुआ, एंड देन मैंने मेरा पहला मैच किया। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को इतनी अच्छी टीम के साथ एसोसिएट होने का मौका मिला। एंड वहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया है मेरे को, वो अनकम्पेरेबल है सर, अनकम्पेरेबल। मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि वहाँ के लोग मेरे को कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार दिया है लोगों ने। ओके, सो राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर हैदराबाद के, इन दोनों के जो मैचेस होते थे, तो इन दोनों की जो बेसिक थीम है म्यूजिक की, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस ये है, आपका बहुत अच्छा सवाल है सर ये, और ये लोगों को शायद इस पॉडकास्ट को देखने के बाद समझ में आएगा। सर हर टीम का क्या होता है, अपना एक अलग फ्लेवर होता है। क्योंकि आप आईपीएल देखो तो ये स्टेट एंड सिटी का भी एक आपस में भिड़ंत है, ठीक है। चेन्नई का मैच हो रहा है बैंगलोर के साथ, तो चेन्नई आपका तमिलनाडु एक अलग हो गया, बैंगलोर आपका कर्नाटका अलग हो गया, तो यहाँ स्टेट की भी आपस में लड़ाई हो रही है, ठीक है, मैचेस हो रहे हैं। तो ऐसे ही सर जब हम राजस्थान के लिए मैं प्ले किया करता था, तो यहाँ पे आपके नॉर्थ से रिलेटेड सारे गाने चलते थे। सो हिंदी भी चलता था, आपका पंजाबी गाने भी चलते थे, और आपके इंग्लिश सॉन्ग्स भी चलते थे, जो पॉपुलर इंग्लिश सॉन्ग्स है वो भी चलते थे, प्लस राजस्थानी भी, हम जो पॉपुलर राजस्थानी है वो गाने भी चलाया करते थे। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के साथ क्या है कि सर वहाँ की जो इंडस्ट्री है, तेलुगु इंडस्ट्री, टॉलीवुड, वो इतनी स्ट्रांग है और वहाँ के गाने इतने स्ट्रांग है कि हमें और कुछ हम बजाते ही नहीं है। तो लोगों को बहुत सरप्राइज होता है ये सुन के जब मैं उनको बताता हूँ कि हम सनराइजर्स हैदराबाद स्टेडियम में हम सिर्फ तेलुगु गाने चलाते हैं, तेलुगु के अलावा और हम कुछ नहीं चलाते, हम कोई इंग्लिश गाना नहीं चलाते, हम कोई हिंदी गाना नहीं चलाते, सिर्फ तेलुगु चलाते हैं। और उस तेलुगु में हमारा पूरा स्टेडियम ऐसा रॉकिंग रहता है, ऐसा माहौल रहता है कि मेरे को कभी ये फील भी नहीं हुआ कि मैं बॉलीवुड गाने मिस कर रहा हूँ या मेरे को इंग्लिश गाने मिस कर रहा हूँ। मेरे को कभी 1% फील नहीं हुआ, क्योंकि इतने अच्छी मूवीज हैं और इतने स्ट्रॉन्ग सॉन्ग्स हैं। जैसे बाहुबली के सॉन्ग्स हो गए, आपका आरआरआर मूवी का वो नाटू नाटू गाना हो गया, इतने पॉपुलर, इतने डांस नंबर्स हैं, और हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई गाना है। तो मेरे को कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स को मिस कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो कल्चर डिफरेंट है, उसी अकॉर्डिंग म्यूजिक डिफरेंट है। यहाँ बिल्कुल तेलुगु चलता है, इधर हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश सबका मिक्स चलता है। तो क्राउड में कोई डिफरेंस है बेसिकली? बिल्कुल बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? अब जैसे वहाँ के स्टेडियम में इट्स ऑल तेलुगु क्राउड, जो ह्यूमन नेचर है उसमें क्या डिफरेंस है? सर व्हाट आई फील इज कि हैदराबाद या आप तेलंगाना ले लीजिए या आप एंटायर साउथ ले लीजिए, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट है सर। चाहे वो क्रिकेट के लिए हो,
चाहे वो अपनी पर्टिकुलर टीम के लिए पैशनेट हो या अपने मूवी स्टार्स के लिए पैशनेट हो। आपने देखा होगा वहां पे कि अपने मूवी स्टार्स को कितना प्यार करते हैं लोग, उनके मंदिर बना देते हैं, वो सब कुछ बना देते हैं, ठीक है, उनकी मूवीज के लिए कैसा क्रेज रहता है लोगों का, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग। सेम वहां पे क्रिकेट के लिए भी है सर, अपनी टीम के लिए वो इतना प्यार करते हैं ना, अपनी टीम के मैचेस देखने के लिए स्टेडियम हमेशा, मैंने आज तक कभी स्टेडियम खाली नहीं देखा, हमेशा स्टेडियम पैक रहता है, स्टेडियम के बाहर भी भीड़ रहती है। अपने सॉन्ग्स के लिए लोग पागल हैं, अपने स्टार्स के लिए पागल हैं, और क्रेज है सर, और दिल से प्यार करते हैं, और इतने अच्छे बड़े स्टार्स हैं वहाँ पे। और अब अगर कोई मेगास्टार चिरंजीवी का फैन है, उनको चिरंजीवी के सॉन्ग चाहिए, अगर मैं चिरंजीवी का गाना बजाता हूँ तो उधर दूसरी तरफ कहते हैं जो बालिया के फैंस हैं वो कहते हैं यार हमारे स्टार का गाना चलाओ, उधर अल्लू अर्जुन के फैंस कहते हैं हमारे स्टार का गाना चलाओ, रामचरण के फैंस कहते हैं, एनटीआर के फैंस कहते हैं। इतने सारे सुपरस्टार्स हैं और इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, तो पैशनेट जो लोग हैं वहाँ के, वो एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है सर। वहाँ बहुत दिल से प्यार करते हैं, और उनको अगर कोई पसंद आ गया ना, फिर उसको उतना प्यार और इतना सम्मान देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और यहाँ पे नॉर्थ पे ये जयपुर के, राजस्थान के, यहाँ मतलब आई एम श्योर यहाँ के लोग और यहाँ के जो फैंस है अपनी टीम को, वो भी प्यार करते ही हैं, लेकिन थोड़ा कंपेयर अगर अपन करें ना तो उधर का हिस्सा भारी पड़ेगा सर। तो मतलब राजस्थान का जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा हल्का पड़ेगा, मारवाड़ी स्टाइल में थोड़ा सा सर। मैं अगर दे आर नॉट मतलब टू मच क्रेजी अबाउट देयर स्टार्स और देयर टीम। हाँ मतलब सर, अगर अपन जो लोग फैंस पैशनेट है ना उस चीज को कंपेयर करें तो साउथ का पलड़ा भारी पड़ेगा। एंड उसमें एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर ये भी रहता है कि सर वहाँ जो वहाँ की मूवी इंडस्ट्री है या वहाँ की म्यूजिक इंडस्ट्री है, वो इतनी ग्रो कर चुकी है कि वहाँ हमें सोचना नहीं पड़ता वहाँ के लोकल सॉन्ग्स बजाने के लिए। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, जब मैं प्ले करता था यहाँ जयपुर स्टेडियम में, तो गिनती के हमारे पास 3 या 4 राजस्थानी सॉन्ग्स होते थे जिनको हम बजा पाते थे, है ना, जिनके हमारे पास इसमें एक फैक्टर सर लाइसेंसिंग का भी हो जाता है कि हमारे पास उनके लाइसेंस है या नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा सॉन्ग जिसको बजाते पूरा स्टेडियम पागल हो जाए, वैसा मेरे को सर एक ही मिलता था, कालियो कूद पड़ो मेला में। वो हम चलाते थे, वो पूरा स्टेडियम पागल हो जाता था। लेकिन उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा राजस्थानी सॉन्ग ऐसा नहीं होता था। अभी होंगे, ये बात मैं 2018-19 की कर रहा हूँ, अभी इसमें होंगे ज्यादा नहीं, अभी भी होंगे तो पता नहीं मेरे को, मैं उतना मैंने किया नहीं। लेकिन तेलुगु सॉन्ग्स में तो सर वहाँ इतनी बड़ी बड़ी मूवीज आती है और हर मूवी में इतने सुपर सॉन्ग्स होते हैं। इवन बॉलीवुड में हाँ, बॉलीवुड में भी आते हैं सर। अब पुष्पा के सॉन्ग्स देखिए, वो सब हिंदी में भी डब होके आए हैं। और मैं तो मतलब नॉट बिकॉज कि मैं तेलुगु इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, म्यूजिक रिमिक्सेस बना रहा हूँ या टीम के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन जो हिंदी डब हुए भी गाने हैं ना, अगर आप उसको सुनो या ओरिजिनल तेलुगु को सुनो, आपको ओरिजिनल तेलुगु में ज्यादा मजा आएगा। ओके। जैसे अगर आप ओ अंटवामा सॉन्ग लो, उसको अगर आप सुनो, आप उसको तेलुगु में सुनोगे आपको ज्यादा मजा आएगा। जैसे आप उसका हिंदी वाला वर्जन सुनोगे ना, आपको उतना मजा नहीं आएगा। आपको उतना मजा नहीं आएगा, हिंदी डबिंग में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो मतलब जो मेन रीजन है हमारी जो इंडस्ट्री है, राजस्थानी मूवी इंडस्ट्री, राजस्थानी म्यूजिक इंडस्ट्री, वो उतनी अनफॉर्चुनेटली डेवलप नहीं है। वो डेवलप हो, हमारे यहाँ से भी बहुत अच्छे निकले हैं गाने हमारे। अगर हम हमारे राजस्थानी लेजेंड्स की बात करें, ईला अरुण जी के सॉन्ग्स आया करते थे एक टाइम पे, इतने अच्छे सॉन्ग्स आया करते थे, पर वो मिक्स थे बेसिकली, दे आर नॉट प्योर राजस्थानी। बट हाँ ठीक है, वो ऐसे गाने थे कि एनर्जेटिक लोग उन पर डांस कर सके, उन पे अच्छा उनका चाहे होलिया में उड़े रे गुलाल हो या जो एटलीस्ट हमारे पास हमारी कल्चर से रिलेटेड सॉन्ग्स थे, अभी भी हैं, अभी भी निकल के आते हैं, लेकिन वो बहुत रेयरली निकल के आते हैं। नहीं, हमारी इंडस्ट्री भी बहुत कमजोर है ना। हाँ मतलब बहुत, मैं कह रहा हूँ ना कि कोई हिट निकल के आएगा तो बहुत रेयरली निकल के आएगा, ऐसा हिट जो हर बंदा। हमारी मूवीज भी कहाँ हिट होती है, लोग कहाँ जाते हैं राजस्थानी मूवीज को? कौन देखने जाता है? कोई नहीं, कोई ना वो मास स्केल में हमारे जयपुर में ही रिलीज नहीं होती सर। जयपुर के कौन सा मल्टीप्लेक्स में हमने कभी जाके कोई राजस्थानी मूवी देखी? ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है सर। इट्स अ वेरी सैड रियलिटी। राजस्थान इतना बड़ा सर, साइज वाइज तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो इतनी डेवलप क्यों नहीं? इतने साल हो गए, लोग मूवमेंट भी कर चुके राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा करो, तो कहाँ आपको लगता है कि कहाँ कोई लैक्यून है? क्यों ऐसा? फिल्म इंडस्ट्री का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज में कुछ जवाब देने का या कुछ कमेंट करने का, लेकिन सर आई डोंट नो, अगर आप देखो भी ना तो यहाँ पे
कुछ मूवीज अगर आप राजस्थान देखो तो बहुत बड़े फनी एनिमेट टाइप की मूवीज बनती हैं, ऐसे कुछ सीरियस मूवी कुछ बनी नहीं, वो कॉमेडी अजीब तरीके की, और सब पता नहीं, मैं मतलब आई एम नॉट अ प्रोफेशनल और नॉट अ करेक्ट गाय टू कमेंट अबाउट इट कि ये चीज क्यों डेवलप नहीं हो पा रही, इट्स अ अनफॉर्चुनेट रियलिटी, सैड रियलिटी, होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। राजस्थान जितना बड़ा स्टेट है और हमारा ऐसा इतिहास है सर, हमारा इतना रिच और डाइवर्स इतिहास है राजस्थान, म्यूजिक भी बहुत ना जबरदस्त म्यूजिक अच्छा इतना अमेजिंग है। है सर। अब आज घूमर सॉन्ग हो, इतना पॉपुलर सॉन्ग है, लेकिन वही है ना कि ऐसे बहुत रेयर निकल के आते हैं गाने, या तो वो पुराने फोक सॉन्ग्स है जो बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन रिसेंट में कुछ नया निकल के नहीं आता। कोई मुझे ऐसा लगता है कि वो भी रीजन, ये सब घूमर फेमस होने का रीजन भी है कि बॉलीवुड वाले आके उसको ले रहे हैं, उसके रिमिक्सेस नहीं, सर, बना रहे हैं। घूमर तो सब पहले से नहीं, घूमर फेमस था, पर हाँ। जैसे कि पद्मावती में आया, पद्मावत में में आया, तो वो बेसिकली होता क्या कि वो आपके स्टेट से बाहर निकल के जाता है, हाँ। स्टेट से बाहर निकलता है, और ये टॉलीवुड के साथ भी या दूसरी तमिल मलयालम कन्नड़ मूवीज के साथ भी है कि जब वो मूवीज नॉर्थ में रिलीज होती हैं और हम उनके गाने सुनते हैं तो हमें पता चलता है यार ये मूवी थी, ये गाना था। तो वो तो हमेशा होता है बॉलीवुड का, हमारे जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी सॉन्ग को आगे पुश करने के लिए या किसी मूवी को आगे पुश करने के लिए, जब वो हिंदी में डब होके आती है और लोग देखते हैं। आज बाहुबली हिंदी में डब होके आई तभी तो नॉर्थ में वो फेमस हुई थी, और हमने देखी यार क्या अमेजिंग मूवी है। उसके बाद हम लोगों को पता चलने चला अच्छा ये स्टार्स हैं, ये डायरेक्टर हैं, इस टाइप का म्यूजिक होता है। उसके बाद ही एक साउथ मूवीज का क्रेज और ज्यादा डेवलप होने लगा। तो ये फैक्टर तो होता ही है, लेकिन आई विश, मैं चाहूंगा कि हमारी राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़े, उसमें ऐसा कुछ कंटेंट निकल के आए, कोई ऐसी मूवी बने जो मास लेवल पे हिट हो, उसके गाने हिट हो, उसके स्टार्स हिट हो, और फिर पूरे इंडिया को पता चले कि हाँ राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री भी है और राजस्थान में भी इतने अच्छे सॉन्ग्स बनते हैं। डीजेइंग की यदि हम बात करें तो आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया था किसी शादी के अंदर इवेंट से, अब आपने फिर क्लब्स ज्वाइन किए और फिर आप स्टेडियम में पहुंच गए, तो तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है बेसिक डीजेइंग का? बहुत ह्यूज डिफरेंस है। क्लब में जब आप प्ले करते हो तो आप एक स्टेज पे हो और आपके सामने जनता है, और वहां पे बेसिकली आप उस दिन के स्टार हो, आप जो म्यूजिक बजा रहे हो वो जनता सुन रही है आपके। आज मैं किसी भी क्लब में जाता हूँ तो उसका एक पोस्टर बनता है, लोगों को पता रहता है कि हाँ डीजे रवीश आज इस क्लब में प्ले कर रहा है। पीपल पे एंड एंटर द क्लब टू लिसन टू मी, मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए लोग आते हैं अपने हार्ड अर्न मनी स्पेंड करके। मैं अपना म्यूजिक चलाता हूँ, उस क्लब की वाइब के अकॉर्डिंग म्यूजिक चलाता हूँ, शेयर के अकॉर्डिंग म्यूजिक चलाता हूँ, लोगों को एंटरटेन करता हूँ, उनको उनके पैसे की वर्थ दिलाता हूँ। इसमें जो टाइम फ्रेम होता है बहुत लिमिटेड होता है। आज जिस भी सिटी में अगर जाएं, अगर हम बैंगलोर जाएं या हैदराबाद प्ले करें, 12:30 बजे क्लब्स बंद हो जाते हैं, 11 बजे हम लोग कंसोल पे चढ़ते हैं, तो हमारे पास 90 मिनट्स का टाइम फ्रेम है प्ले करने के लिए। तो 90 मिनट्स में हम प्रॉपर एकदम पावरफुल सेट रखते हैं और सब कुछ। यही अगर मैं किसी दूसरी सिटी की बात करूँ, अगर कोलकाता वहाँ 5 बजे तक क्लब्स चलते हैं तो थोड़ा लंबा सेट होता है, 2-2.5 घंटे का सेट होता है। लेकिन मोरोवर क्लब्स इवेंट्स में क्या होता है कि डीजे अपनी मर्जी से प्ले करता है, रिक्वेस्ट एंड ऑल बहुत कम होती है, डीजे अपनी मर्जी से प्ले कर रहा होता है क्योंकि उसको सुनने के लिए लोग आए हैं। अब वेडिंग्स टोटल डिफरेंट हो गई। वेडिंग में आप किसी की प्राइवेट फंक्शन में प्ले कर रहे हो, आपको एक क्लाइंट ने बुक किया है, और अब क्लाइंट आपको उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग, जो क्लाइंट की मर्जी ना, उसकी मर्जी के गाने बजाने हैं। अच्छा, कि अगर मेरे को ये पता चला कि आज एक पंजाबी परिवार की गुजराती फैमिली के साथ वेडिंग है, उन्होंने मेरे को बुक किया है, तो मेरे को पंजाबी गाने भी बजाने, मेरे को गुजराती भी बजाने, मुझे दोनों फैमिलीज के अकॉर्डिंग बजाने। तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ब्राइड एंड ग्रूम है वो पहले हमें एक लिस्ट देते हैं 15-20 गानों की, यार ये गाने तो बजाने भाई, ये हमारी पसंद के, ये तो बजाने। और इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। मैंने वेडिंग में मेरा जो लॉन्गेस्ट सेट है वो 12 घंटे बजाया नॉन स्टॉप, सुबह 11 से लेकर रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप बजाया मैंने, नॉट इवन अ वॉशरूम ब्रेक, इतना लंबा। और 6-7 घंटे तो नॉर्मल है, वेडिंग इवेंट्स में 6-7 घंटे प्ले करना इज वेरी नॉर्मल। और यही रीजन होता है कि हम वेडिंग इवेंट्स का ज्यादा भी चार्ज करते हैं। आज अगर हम जो क्लब में चार्ज कर रहे हैं उससे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना हम वेडिंग इवेंट्स के लिए चार्ज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे पहली बात तो हमारी मर्जी नहीं चलेगी, जलाएंगे लोग, हमें लोग परेशान करेंगे रिक्वेस्ट के साथ साथ, और आप उनको मना भी नहीं कर सकते, किसी को आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि शादी है, अगले का प्राइवेट फंक्शन है, उसका ना, उसके लिए तो हैप्पीनेस मोमेंट है।
अब वो आके आपसे 10 बार एक गाना मांगेंगे तो आप 10 बार भी चलाओगे, और चलाया भी है। अगर आपको एक ही गाना सुनना पूरी रात तो मैं एक ही गाना चलाऊंगा पूरी रात, तो वो भी किया है। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग बाउंडेशन में लोगों के अकॉर्डिंग आप प्ले कर रहे हो। और स्टेडियम जो है ना, ये बिल्कुल ही इनसे अलग हो गया। स्टेडियम में आपको लोगों को एंटरटेन भी करना है म्यूजिक बजा के, लेकिन जो भी म्यूजिक बजा रहे हो वो पहले से प्री अप्रूव्ड होना चाहिए, उसके लाइसेंसेस आपके पास होने चाहिए, क्योंकि बिना लाइसेंस आप कुछ बजा नहीं सकते वहां पे। और यहाँ पे जो फोकस होता है वो गेम पे ज्यादा होता है, ठीक है। जब गेम चल रहा होता है उस टाइम पे कोई म्यूजिक नहीं चला सकते, और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं मैच के। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो हर चीज की कोई ना कोई थीम होती है जो पहले से सेट होती है। जब एम्पायर ग्राउंड में आते हैं सबसे पहले तो एम्पायर का एंथम चलाते हैं, फिर जब फील्डिंग टीम आती है तो फील्डिंग टीम का एंथम चलता है, जब बैटिंग टीम आती है तो जो बैट्समैन आते हैं तो बैट्समैन का बैटिंग टीम का एंथम चलता है, जब चीयर गर्ल्स आ रही होती है तो टीम का एंथम चलता है, ठीक है। नो बॉल होती है तो हम नो बॉल का बजर बजाते हैं, जो आपने टीवी पे भी सुना टैं 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 करके 3 बार बजर बजता है, वो हम प्ले करते हैं। एक तो ट्रम्पेट की साउंड होती है आईपीएल की, पै 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 पै, वो हम चलाते हैं, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद अगर फ्री हिट होता है तो फ्री हिट की साउंड हम चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी चौका लगता है तो एक चौके का एंथम अलग होता है, छक्के का एंथम अलग होता है, विकेट का एंथम अलग होता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद हमें गाने भी बजाने होते हैं नॉर्मल। जो ओवर खत्म होता है, एक ओवर से दूसरा चेंज होता है, तो जो 30 से 40 सेकंड का हमें गैप मिलता है ना, उस 30 से 40 सेकंड के गैप में हमें लोगों को नचाना भी होता है। तो एक तो मैच स्टार्ट होने से करीब 2 घंटे पहले स्टेडियम के गेट्स खुलते हैं, तब हम 2 घंटे लोगों को नचाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। फिर मैच चालू होता है तो ये सारे प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रख के आपको डीजेइंग करनी होती है, बीच बीच में लोगों को नचाना भी होता है, और मैच के मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत वो करना ध्यान रखना। सबसे ज्यादा पैसा किसमें मिलता है? सर वेडिंग्स में। वेडिंग्स स्टेडियम में भी इतना नहीं मिलता। स्टेडियम में सर रिकॉग्निशन ज्यादा है, और पैसा मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब है, पैसा अच्छा है। पैसे से सर, अब जैसे वेडिंग है, वेडिंग में मेरे को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, मैं एक पर्टिकुलर 50 या 100 लोगों के ग्रुप के लिए प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। और उन लोगों को इस चीज से शायद मतलब भी नहीं है कि कौन डीजे है, क्यों है, उन्होंने एक क्लाइंट ने बुक किया, बाकी 99 लोगों को नहीं पता कि क्या कौन। लेकिन आज इंडिया में बड़ी बड़ी शादियां होती है, बहुत बड़ी बड़ी शादी होती है सर, बहुत मोटा पैसा मिलता है। हजारों लोग जो वेडिंग स्पेशलिस्ट डीजेज हैं वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं एक वेडिंग, एक फंक्शन प्ले करने के लिए, तो बहुत मोटा पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है वेडिंग इवेंट्स में। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि वो रिकॉग्निशन की, जैसे आज मैं क्लब में प्ले करता हूँ तो मेरा एक पोस्टर बनता है, वो शहर में पोस्टर लगते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्टर जाता है, उसमें रिकॉग्निशन ज्यादा है। वेडिंग में क्लाइंट के साथ पर्सनल रिकॉग्निशन आप मान सकते हो कि एक अच्छा, आपको मान लो बिग फैट वेडिंग आपने करी, वहां से आपको 4 वेडिंग्स और मिल जाती है, आपने अच्छा प्ले किया तो वो मॉनेटरी वाइज वो अच्छा है। और रिकॉग्निशन वाइज सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन मेरे को स्टेडियम में मिलता है, क्योंकि जब मैं स्टेडियम में प्ले करता हूँ तो 50,000 लोग तो वहीं सुन रहे हैं मेरे को। 50,000 में से कम 5,000 10,000 लोग तो मेरा नाम जानते होंगे, आज नहीं जानते होंगे तो कल सोशल मीडिया पे देख लेंगे कि अच्छा लाइव टेलीकास्ट भी होता है। हाँ, लाइव टेलीकास्ट में डीजेस को बहुत रेयरली दिखाते हैं कि फोकस जैसे कि टीवी पे डीजेस पे होता है, और जैसे ओवर आता है, जिस मोमेंट पे हम काम कर रहे होते हैं तब ऐड आ जाते हैं टीवी पे, तो डीजेस बहुत रेयरली दिखाए जाते हैं। लेकिन जो स्टेडियम में है और जो सोशल मीडिया पे फैंस हैं उनको तो पता है, तभी मेरे आईपीएल के जो वीडियोस हैं तो सारे मिलियन व्यूज पे जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है अच्छा ये हमारा डीजे है, इसने ये म्यूजिक बजाया था कल, इसने ये स्टेडियम के अंदर था। तो रिकॉग्निशन वाइज वो बहुत अच्छा है, एंड पैसा भी अच्छा ही है, खराब नहीं बोलूंगा, पैसा भी अच्छा है। कभी कभी जैसे प्लेयर्स को कोई गाने पसंद है तो उनकी पसंद के हिसाब से कभी गाने चलते हैं? सर ये होता है, पर ये हमें ना टीम पहले से ब्रीफ कर देती है इसमें। जैसे सचिन को ये गाना पसंद है या द्रविड़? मैं इतना फॉर्चुनेट नहीं था कि कभी मेरे को सचिन सर के सामने प्ले करने का मौका मिले, या कभी उस एक पर्टिकुलर स्टेडियम में जिसमें सचिन जी भी हो। जैसे मैं मेरे सनराइजर्स का एग्जांपल लूँ तो मेरे को पहले ब्रीफ कर दिया गया था कि प्लेयर है नीतीश कुमार रेड्डी, तो ही इज अ तेलुगु गाय, तो उनको महेश बाबू बहुत पसंद है, महेश बाबू उनके फेवरेट एक्टर हैं, तो उनके सॉन्ग्स आप प्ले करना उनके लिए। तो ऐसा हमें थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देते हैं कि इस प्लेयर को ये पसंद है, इस प्लेयर को ये पसंद है,
आप इनके लिए ये चला सकते हो, वो चला सकते हो, तो एक थोड़ा सा ब्रीफ मिल जाता है। और मैंने ये किया भी था। मैंने महेश बाबू के सॉन्ग्स प्ले करे थे नीतीश कुमार रेड्डी के लिए। एंड देन नेक्स्ट मैच में मुझे सरप्राइज मिला कि मैच से पहले नीतीश कुमार रेड्डी स्क्रीन पे आए और उन्होंने बोला, हे डीजे कैन यू प्ले कुर्ची मारता पिटी सॉन्ग, महेश बाबू सॉन्ग, ये ना फ्रॉम द मूवी, ऐसे करके उन्होंने स्टेडियम में। तो मैं एकदम से शॉक हो गया। मैंने कहा यार मेरे लिए एक मैसेज, इट वाज अ वेरी गुड थिंग। वो मैंने मेरे सोशल मीडिया पे भी डाला, तो इट वाज अ बिग सरप्राइज कि वो स्क्रीन पे आके, और उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि किसी क्रिकेटर ने स्क्रीन पे आके और डीजे से सॉन्ग की रिक्वेस्ट करी। तो ऐसा होता है। बाकी हम हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द मैच, और कुछ प्लेयर्स को वहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ लोग इतने पैशनेट हैं, उन्होंने हर प्लेयर को किसी ना किसी आइकन के साथ एसोसिएट कर रखा है। ओके, ठीक है, कि अब जैसे नीतीश कुमार रेड्डी को या तो लोग पुष्पा के साथ एसोसिएट करते हैं या महेश बाबू के साथ एसोसिएट करेंगे, तो उनके गाने चलाओगे तो फैंस पागल हो जाएंगे। ऐसे पैट कमिंस को वहाँ पे बाहुबली के साथ एसोसिएट कर रखा है लोगों ने। तो मैंने पैट कमिंस की एंट्री पे बाहुबली का सॉन्ग चलाया था, तो उस दिन तो स्टेडियम पागल हो गया था। मैं तो रातों रात वायरल हो गया था वो गाना चलाने पे, बाहुबली का सॉन्ग। तो ऐसे ही क्लासन के लिए वहाँ पे सालार का जो प्रभास की मूवी है, उसका गाना चलाते हैं। तो लोगों ने उनको वैसे एसोसिएट कर रखा है। तो वहाँ पे वो क्रेज है सर, म्यूजिक और प्लेयर्स को आपस में ऐसे एसोसिएट करके रखते हैं लोग। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। जैसे आप लोगों को एंटरटेन करते हो, अब आपने कोई बुकिंग ली और आपका कोई इवेंट है और उस वक्त आपका मूड खराब है या ऐसा कुछ हुआ है जो मतलब अनफॉर्चुनेट था, कुछ भी हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी, उस वक्त अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, अपने दिमाग को कैसे मैनेज करते हो? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और ये हमेशा ही होता है कि आप शो पे जा रहे हो, उस टाइम पे कुछ हो गया, घर से लड़ाई करके आए हो, ठीक है, या शो पे कई बार आ जाते हैं, शो पे मिसमैनेजमेंट होता है कई बार कि आपको होटल ढंग का नहीं मिला या आपको एयरपोर्ट पे गाड़ी टाइम पे लेने नहीं आई। बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे दिमाग खराब हो जाता है या हो सकता है। लेकिन एक अच्छे आर्टिस्ट की आई थिंक खासियत ही होती है कि जब वो कंसोल पे आ जाए, स्टेज पे आ जाए ना, फिर उसको ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उस टाइम पे उसको वो सोचना चाहिए कि सामने जो क्राउड है मेरे लिए, जो पैसे दे के मेरे को सुनने आया है, उसको तो इस चीज़ों से मतलब नहीं है ना कि दिन में तूने इनोवा मांगी थी, इनोवा की जगह स्विफ्ट भेज दी। उनको थोड़ी ना इस चीज़ से फर्क पड़ेगा। उनको तो ये कि मैं पैसे देकर आया हूँ तो मेरे को तो एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। डीजे का चाहे कैसे ही मूड खराब हो, या वो अपनी गर्लफ्रेंड से या बीवी से लड़के आए हो, या जो भी बात है, वो सारी चीज़ें फिर फैक्टर नहीं होती। और अच्छे डीजे की यही क्वालिटी होती है कि वो सारी पर्सनल चीज़ें हटा के उस टाइम पे सिर्फ अपने काम पे फोकस करे। जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या किसी, सर मेरे साथ हुआ है, जब मेरा पहला इंटरनेशनल शो था तब उससे एक दिन पहले डैड का एक्सीडेंट हो गया था। डैड का घुटना डिसलोकेट हो गया था, पूरा पैर ही ऐसे मुड़ गया था। तो फिर मैं उनको एसएमएस में एडमिट करा के मैंने कहा था कि मैं टूर करूंगा ही नहीं, लेकिन डैड ने बोला कि नहीं, तेरे को कोई आउट ऑफ इंडिया बुला रहा है तो तू कुछ ना कुछ अच्छा ही कर अपनी लाइफ में, तो तू जा, ये अपॉर्चुनिटी तेरे को वापस नहीं मिलेगी, मेरा ध्यान मेरे दोस्त लोग रख लेंगे, तू जा। मैं गया था, लेकिन मैं वही पूरे ट्रैवल में मेरा मन नहीं लग रहा था। एक तो इतना लंबा ट्रैवल, कतर गया था मैं, एक तो इतना लंबा ट्रैवल, पहली बार इंडिया से बाहर निकला था, तो एक जो एक्साइटमेंट होना चाहिए ना इंडिया के बाहर पहली बार निकले, वो था ही नहीं। बिल्कुल ही नहीं था। मैं तो एयरपोर्ट पे भी ऐसे खोया खोया घूम रहा था कि सामने से मेरी फ्लाइट निकल जाए, मेरे को पता ही नहीं चले। यहाँ से निकलते टाइम बस से गया था तो मेरे सामने मेरी बस निकल गई, मुझे पता ही नहीं था कि इसी बस में जाना है मेरे को। मैं तो ऐसा खोया खोया था। और जब वहाँ पहुँचने के बाद मैं शो कर रहा था तब भी मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता था कि डैड को ऑपरेशन हो रहा है इंडिया में, इस टाइम पापा ओटी में होंगे, तो बिल्कुल नहीं था। और वो मेरा शो अच्छा भी नहीं हुआ था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था वो शो। मेरा मन ही नहीं था, मेरे बजाए नहीं जा रहे थे, मेरे से गाने नहीं बजाए जा रहे थे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक आदमी कैसे मैनेज करता होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता। उस टाइम तो मैं नहीं कर पाया था मैनेज, आई विल एक्सेप्ट इट, मैं नहीं कर पाया था मैनेज, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। और ये चीज़ मेरे जो ऑर्गेनाइजर है उसने समझी थी, उसने अंडरस्टैंड करी कि हाँ यार इसके साथ ऐसा हुआ है, फिर भी आया है एंड आज ये परफॉर्म ठीक से नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं। उसने मेरे को आई थिंक 4-5 महीने बाद फिर से एक सेकंड चांस दिया था, और तब मैंने बहुत अच्छा आगे प्ले किया था। उसके बाद मैं कतर कोई 10 बार जा चुका हूँ, वहाँ पे मेरे सारे शोज हिट गए हैं और बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन
उस टाइम शायद मैं मेंटली उतना स्ट्रांग भी नहीं होऊंगा, मैं भी अपने करियर की स्टार्टिंग में ही था, तो इतना स्ट्रांग नहीं था। अब तो ये होता है कि एक बार स्टेज पर चला जाऊं फिर बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। उस टाइम पे सिर्फ मेरा काम ये है, अगर मेरे को किसी चीज़ से मैं परेशान भी हूँ तो भी कोई बात नहीं। अब मैं पिछले 6 महीने से मेरी लेफ्ट नी में पेन है, आप मेरे को डेली देखते ही होंगे कि इसको पेन रहता है जिम में, लेकिन फिर भी मैं जब ट्रैवल करता हूँ और मेरे शोज होते हैं तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल ये चीज़ अपने फेस पे या अपनी बॉडी पे नहीं आने देता कि मेरे को पेन हो रहा है। मेरे को पेन किलर खानी पड़ेगी, मैं खा लूँगा। मेरे को नी पैड्स पहनने पड़ते हैं आजकल शोज पे जाने के टाइम सपोर्ट के लिए, मैं वो पहन के शो कर लूँगा, लेकिन शो के टाइम पे फिर शो है वो, आप फिर उतनी मेंटल स्ट्रेंथ, ये भी एक्सपीरियंस से ही आती है सर, ये भी एक्सपीरियंस से आती है कि आप इतने टाइम से काम कर रहे हो तो एक बार आप स्टेज पे चले गए तो फिर बाकी चीज़ें बाहर ही छोड़ के आओ। नहीं, लेकिन एक बार जैसे आपने कमिटमेंट कर दिया और किसी से अमाउंट ले लिया, अब ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई कि आप ही बीमार हो गए, तो ऐसी कंडीशन में उस इवेंट का क्या होता होगा? अब सर अगर वो डिपेंड करता है उस इवेंट मैनेजर प्रमोटर पे भी, अगर वो समझ सकता है कि हाँ जेन्युइनली डीजे की प्रॉब्लम है ना, कुछ होता है सर अनफॉर्चुनेट केसेस में कि डीजे एक्सीडेंट ही हो गया, हाँ, वो हॉस्पिटल में पड़ा है, हाँ, क्या करे, हाँ, तो ऐसे केसेस में अगर क्लब शो है तो उसको रीस्केड्यूल किया जाता है कि भाई ड्यू टू मेडिकल ये डीजे आ नहीं पाएगा, उस डीजे की जगह कोई दूसरा डीजे प्ले करेगा और आपको आगे की डेट दे दी जाएगी, है ना, जिसका एक्सीडेंट हुआ है। जैसे आईपीएल जैसे इवेंट है, आईपीएल जैसे इवेंट में सर मतलब उसमें तो बहुत टफ सिचुएशन हो जाएगी। फॉर्चुनेटली मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी डीजे के साथ ऐसा हुआ हो, और भगवान करे कभी ऐसा हो भी नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि सर कोई नया डीजे आके एक दिन में रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता आपका। इट्स वेरी टफ कि कोई स्टेडियम आ रहा हो और उसी टाइम पे ही किसी के साथ कुछ हो जाए तो इतनी देर में तो किसी दूसरे का आईडी कार्ड भी नहीं बनेगा, वो स्टेडियम में कोई एंटर भी नहीं कर पाएगा। तो वो आई थिंक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जिसमें फिर मैच बिना म्यूजिक के रहेगा, क्योंकि कोई दूसरा बंदा तो आके, क्योंकि इतने सारे आईपीएल के रूल्स हैं, सिर्फ गाना बजाना होता तो कोई भी कर लेता, लेकिन गाने के साथ इतने सारे आईपीएल के रूल्स हैं और फिर उसका गाने भी बजाने, और अगर आपने कुछ गलत गाना बजा दिया जो नहीं बजाना चाहिए या किसी दूसरी लैंग्वेज का बजा दिया, कुछ बजा दिया, तो सर गेम ही ओवर है, वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक, और आप किसी चीज से मुकर नहीं सकते कि नहीं मैंने तो ये बस गलती करी नहीं थी, सब लाइव है, सब रिकॉर्डेड है। आपने कोई गाना लिया, उसको रिमिक्स किया, तो अब इस रिमिक्सिंग के अंदर कोई कॉपीराइट एक्ट नहीं आएगा? सर आता है ना सर, कैसे? सबको आता है सर, क्योंकि अभी मैंने कुछ न्यूज़ेस देखी कि जिसके अंदर कुछ फर्जी लोग इवेंट्स में गए, शादियों में गए और वहां पर उन लोगों ने बहुत परेशान किया और बड़ा एक फ्रॉड अमाउंट भी उठा के ले गए कि एक बड़ी शादी है उसमें डीजे म्यूजिक चला रहा है, और उन्होंने कहा कि आपने लाइसेंस ही नहीं लिया पहले। तो ऐसी कंडीशंस में मतलब क्या हो सकता है, क्या होता है? सर ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी डिबेटेबल चीज़ है। अब कॉर्पोरेट सोसाइटीज बनी हुई हैं और वो कॉर्पोरेट सोसाइटीज म्यूजिक कंपनीज के बिहाफ पे इवेंट वालों से पैसा लेती हैं गाने बजाने के लिए, रॉयल्टी फीस लेती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारे इंडिया में कॉपीराइट लॉज क्लियरली डिफाइंड नहीं है या क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है, जिसकी वजह से आई एग्री बहुत इवेंट्स में एक्सटॉर्शन होता है, जाके मन मर्जी के पैसे लिए जाते हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब जैसे जिस आर्टिकल की आप बात करो, ये मैंने भी पढ़ा था, तो न्यूज़पेपर में आया था कि वेडिंग इवेंट से भी पैसे लिए जा रहे हैं, लोगों की शादियों में जाके और गिरफ्तारी का 20-20 लाख रुपए ले लिए, गिरफ्तारी का डर दिखा के और उनसे पैसे लिए जाते हैं। अब इसमें दिल्ली हाई कोर्ट की भी एक रूलिंग है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है कि आप प्राइवेट फंक्शंस या रिलीजियस फंक्शंस में कोई कॉपीराइट एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि किसी का प्राइवेट फंक्शन है, यहाँ से कमाई नहीं हो रही है, या कोई धार्मिक फंक्शन है उसमें कमाई नहीं हो रही है, तो यहाँ म्यूजिक कंपनी वाले लाइसेंस नहीं ले सकते, ये कॉपीराइट के पैसे नहीं ले सकते, लेकिन उसके बाद भी वेडिंग्स में लोगों को परेशान किया जाता है। उससे कैसे बचा जाए? सर इसका बचने का तो जब तक ऑनरेबल कोर्ट कुछ इसमें डिसाइड नहीं करती है, अब ये कुछ जगहों पे कोर्ट में ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि, लेकिन आई बिलीव कि इसका कोई स्पेसिफाइड लॉ होना चाहिए, प्रॉपर्ली डिफाइंड होना चाहिए,
कि हाँ ये कंपनीज स्पेसिफाइड है और इन इवेंट्स के लिए पैसे लिए जाएंगे, इन इवेंट्स के लिए नहीं लिए जाएंगे। पब्लिक अवेयरनेस नहीं है ना, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है सर। अब जैसे हम लोगों को तो पता है इस चीज के बारे में, लेकिन कोई एक आम आदमी है वो वेडिंग कर रहा है और उसकी वेडिंग में अगर 4 लोग आ जाए पुलिस लेके और बोले पैसे दो क्योंकि आपने हमारा गाना चलाया, तो वो बंदा अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसे ही देगा। उसको थोड़ी ना पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये चीज बोली, वो उस टाइम पे वो उस चीज के लिए फाइट नहीं करेगा। और ये फाइट की सिचुएशन नौबत आनी ही नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए। अगर कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है कि नहीं इस चीज में कोई कॉपीराइट लागू नहीं होता, तो फिर वो सबको फॉलो करना चाहिए, उन कंपनीज को भी और लोगों को भी। और जहां कोर्ट कहते कि हाँ अगर कोई कमर्शियल इवेंट है उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, तो फिर लोगों को लेना भी चाहिए। आज बड़े बड़े जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उसके लिए लाइसेंस लिया जाता है सर। जो क्लब्स में म्यूजिक बजता है उसके लिए भी लेते हैं, क्लब्स लेते हैं लाइसेंसेस। अच्छा, पूरे साल भर के पैसे देते हैं, क्लब्स देते हैं। हमारे आईपीएल में भी पैसा जाता है, कॉपीराइट टैक्स के जाते हैं पैसे। तभी हमारे पास जिसका लाइसेंस, जैसे मैं आपको बार बार कहता ना हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, जिस गाने का लाइसेंस होता है हम वही बजाते हैं। जैसे आपने वो गाना रिमिक्स करके खुद के यूट्यूब चैनल पे डाला, तो आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी या आप अपना उसको डाल सकते हो? सर ये वैसे देखा जाए तो ये जिसे हम कहते हैं ये बूटलेग टर्म होता है। बूटलेग मतलब अनऑफिशियल रिमिक्सेस। ये वो रिमिक्सेस नहीं है जो हमें कंपनी ने दिए हैं बनाने के लिए ऑफिशियली। तो रिमिक्सेस में क्या है, 2 तरीके होते हैं। एक तो कंपनी मुझे खुद काम दे, जैसे मैं तेलुगु रिमिक्सेस अभी बना रहा हूँ मूवीज के लिए, तो वो कंपनी मुझे काम देती है और मैं उनको करके देता हूँ और वो फिर अपने चैनल पे डालते हैं। उसमें कोई कॉपीराइट कुछ नहीं होता क्योंकि कंपनी मेरे से खुद ऑफिशियली काम करवा रही है। दूसरे जो रिमिक्सेस हम बना के डालते हैं ये हम हमारे प्रमोशन के लिए डालते हैं, लेकिन इन पे बकायदा यूट्यूब से कॉपीराइट क्लेम आता है और जो रेवेन्यू है उस कंपनी के पास ही जाता है। ओके, हमारे पास कोई 1 रुपया भी नहीं आता। ओके, इसमें म्यूजिक कंपनीज के ऊपर है। जब तक वो हमें इस चीज के लिए अलाउ कर रहे हैं तब तक ठीक है। उनको पैसा तो हम कुछ कमा नहीं रहे इन चीजों से, हम तो सिर्फ प्रमोशन कमा रहे हैं। उनको पैसा मिल रहा है और हमें प्रमोशन मिल रहा है। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि जिस दिन कंपनी का कोई एम्प्लॉय जो भी बैठा है उस पोजीशन पे उसको नहीं समझ में आता, वो हमारे चैनल पे स्ट्राइक देके हमारा चैनल डिलीट करवा देता है। तो देखा जाए तो इलीगल ही एक तरीके से, क्योंकि इसके कोई ऐसा नहीं होता मैं आ जाए किसी कंपनी से जाके परमिशन मांगू एक गाने के लिए कि मेरे को एक गाना रिमिक्स करने दो, मेरे को इसकी परमिशन दो। वो मुझसे लाखों रुपए ले लेंगे, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे। और मेरे को तो महीने के 10 रिमिक्सेस बनाने, 20 रिमिक्सेस बनाने, तो वो नहीं होता। हम बना के डालते हैं, हम हमारे प्रमोशन के लिए आता है, हम उसको बेचते नहीं है, हम उससे कोई यूट्यूब से पैसा नहीं कमाते हैं। तो कंपनीज मोस्ट ऑफ द केसेस में थोड़ी सी लीनियंट रहती है कि हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा इट्स अ लीगल थिंग। कॉपीराइट क्लेम तो सबको ही आता है एंड रेवेन्यू कंपनी के पास ही आता है, हमारे पास कुछ नहीं आता। जो पुराने गाने थे जो बॉलीवुड के 50 के 60 के 70 के, तो उसमें भी कॉपीराइट एक्ट आएगा? सर मैं जैसे बताया कि इसमें कुछ ऐसा डिफाइंड नहीं है कि इतने साल पुराने गानों को पे कॉपीराइट लागू नहीं होता या कुछ। जैसे बाहर दूसरी कंट्रीज में है ऐसा स्पेसिफाइड है कि इतने सालों के बाद कोई गाना है इससे कॉपीराइट और वो चीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन इंडिया में मे बी मैं इग्नोरेंट हो सकता हूँ कि मेरे को इस चीज़ की नॉलेज ना हो, लेकिन मेरी जितनी लिमिटेड समझ है उसमें ऐसा कुछ स्पेसिफाइड है नहीं। तो आज आपने देखा कि अगर पुराने गाने का भी कोई रिमिक्स बनता है और वो ऑफिशियली आता है, तो जो भी सिंगर है जिसने वो लाइन यूज़ करी है या वो मेलोडी यूज़ करी है उनको पैसे देने ही पड़ते हैं कंपनी के साथ। या तो कंपनी के साथ डील होती है पहले से ही, या फिर अगर वो उन्होंने यूज़ किया तो बाद में कंपनियां उनके ऊपर केस करती हैं एंड देन वो सेटलमेंट होता है, ऐसा कुछ होता है। जैसे कोई बहुत फेमस नेपाली गाना है या श्रीलंकन गाना है या पाकिस्तानी गाने बहुत MTV लाइव, उनको यदि हम रिमिक्स करके डाल रहे हैं तो वहाँ कॉपीराइट आएगा? आएगा सर, आएगा। तो कोई सा भी गाना हो सर, कोई सा भी गाना हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, कहीं का भी हो। पर वो इंडिया से बाहर है तो उसको इंडियन कॉपीराइट एक्ट में कैसे डालेंगे? सर वो बंदा इंटरनेशनल कॉपीराइट्स पे भी डाल सकता है। अच्छा, आज अगर मान लीजिए मेरा कोई गाना, मेरे जो ओरिजिनल गाने हैं वो कोई बाहर का आउट ऑफ इंडिया का कोई बंदा अगर उसको अपने चैनल पे डाल दे, यूट्यूब पर डाल दे, तो मेरे पास फुल राइट्स है, मैं यूट्यूब को कंप्लेन करके उसको डिलीट करवा सकता हूँ। या मैं उसमें जो भी वो पैसे कमा रहा है वो पैसे मैं अपने पास ले सकता हूँ कॉपीराइट क्लेम डाल के, या मैं उसका चैनल पे स्ट्राइक दे सकता हूँ। तो वो जो कोई भी एक गाना, जब भी कोई गाना रिलीज होता है ना, उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है, IRSC कोड, UPC कोड होता है, वो वर्ल्ड वाइड वैलिड होता है।
तो उससे ये ट्रैक हो जाता है कि ये गाना किसका बनाया हुआ है, किसका, कौन है इसका ओरिजिनल आर्टिस्ट, ओनर कौन है। फिर वो वर्ल्ड वाइड रहता है सर, उसमें फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि इंडिया के बाहर है। तो कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि कॉपीराइट टैक्स का कुछ नहीं है, पब्लिक परफॉर्मेंसेस के लिए आपको गाना यूज कर सकते हो। कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पे कॉपीराइट टैक्स नहीं लगते। तो आप जैसे क्लब में, जैसे मैंने बताया, इंडिया के क्लब्स लाइसेंस लेते हैं गाने बजाने के लिए, बॉलीवुड सॉन्ग्स और ये सब बजाने के लिए। वहाँ कोई लाइसेंस नहीं है, वहाँ पे जो भी है बिना लाइसेंस के बजाते हैं लोग। लेकिन उसमें फिर ये है कि कोई ये नहीं कर सकता कि कोई यूट्यूब पे डाल दे, क्योंकि यूट्यूब तो ग्लोबल है, वो तो यूएस की कंपनी है, वहाँ तो एक्ट लागू होता है। या कोई गाने को अपना बता दे कि ये गाना मेरा है, वो इलीगल हो जाता है। वो फिर उसमें कोर्ट केसेस, और मैंने भी अभी एक किया था एक बंदे के ऊपर, मेरा भी एक लीगल केस अभी जाके सेटल हुआ है। एक बंदे ने मेरे गाने को अपना बता के, और बहुत उसमें कुछ हुआ था, तो मेरे 2 साल चला वो, एंड देन क्योंकि वो गाना मेरा था तो मैं जीता। डीजे मतलब दारू, सेक्स, ड्रग्स, क्या है सही है? कुछ केसेस में मैं कह सकता हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन मेजॉरिटी में मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करूँगा। ये ना सर पर्सनल चॉइस है। आज मेरे को अल्कोहल पीनी है तो ज़रूरी नहीं कि मैं डीजे हूँ इसीलिए पीऊँगा। डीजे से ज़्यादा तो जो सामने क्राउड है वो पी रहा होता है, जो उस पार्टी में एंजॉय करने आए, जिनकी टेबल है, वो तो डीजेज नहीं है, वो भी पीते हैं। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारी इंडस्ट्री के साथ, कि हमारी इंडस्ट्री के साथ ये चीज़ जुड़ गई है कि डीजे है तो यार नशे तो करता ही होगा यार, नशेड़ी होगा। ठीक है। पर अभी एक रिसेंट वीडियो देखा मैंने, वो डीजे वाला, जिसमें वो डीजे, उस पे 10 मिलियन व्यूज भी हैं, कि एक डीजे म्यूजिक बजा रहा है और उसके चारों तरफ 20-25 लड़कियां मतलब उसको चिपक के बैठी है। तो मतलब ऐसी किस्मत हर डीजे की होती है या उसी की थी? सर मेरी तो नहीं है ऐसी किस्मत, मेरी तो नहीं है किस्मत ऐसी, मेरी तो किस्मत नहीं है ऐसी। बट ये ना ट्रेंड की बात है कि आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि एक डीजे है और चारों तरफ क्राउड है उसके, जिसको बॉयलर रूम कंसेप्ट कहते हैं हम लोग, कि डीजे है और चारों तरफ क्राउड है और वो एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। बट वो जो आप जिस वीडियो की बात कर रहे हो वो मैंने भी देखा था, एंड उसमें एक डीजे है, वो वेरी handsome, good looking DJ, 6-pack abs and all, and वो प्ले कर रहे हैं और लड़कियां चिपक रही हैं, नहीं वो तो बहुत वायरल वीडियो है वो। एंड मतलब उनको उस वीडियो से बहुत रिकग्निशन भी मिली ना, क्योंकि इतना वायरल हुआ। लेकिन सर अगर इसको जेंडर रिवर्स करके देख लो आप, तो जेंडर रिवर्स होते ही ये कंट्रोवर्सी भी चालू हो जाती है। इसको तो 10 केसेस हो जाते हैं कि एक फीमेल डीजे और उस पे लड़के चिपक के अगर वो कर रहे हो, वो लड़की खुद ही हैरेसमेंट का केस उसी टाइम पे डाल देती, 2-3 के थप्पड़ मार देती। मैं तो उस मेल डीजे को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उसने भी इतना पेशेंस दिखाया, इतना कंट्रोल रखा कि वो इरिटेट नहीं हुआ है। क्योंकि इतने सारे लोग जब आपको घेर लेते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे कोई भी, आप एक बार के लिए तो इरिटेट हो जाते हो ना कि यार क्यों चिपक रहे हो, मुझे मेरा काम करने दो। तो उस डीजे को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उसने इतना पेशेंस और इतनी मैच्योरिटी दिखाई कि हाँ उस टाइम पे कुछ रिएक्ट नहीं करा। नहीं तो डीजे मैंने जितने भी देखे हैं बड़े फिट रहते हैं, हैंडसम रहते हैं, 6-पैक बना के रहते हैं। कभी मैंने मेरे जैसे मोटे डीजेस नहीं देखे। तो कोई स्पेशल फिटनेस ट्रेनिंग लेते हैं सारे डीजे, या बहुत कॉशियस होते हैं अपने लाइफ? ऐसा नहीं है सर, मोटे डीजेस भी हैं। अच्छा, मैंने नहीं देखा। हाँ, मोटे डीजेस भी हैं, फिट डीजेस भी हैं। डीजेस कम इन ऑल साइज एंड शेप्स। ओके। लेकिन थोड़ा सा सर, क्योंकि हम जिस फील्ड में है ना, हमें हमारी फिटनेस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई फिटनेस का ध्यान नहीं रखना तो फिर वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता। और हमारी फील्ड का सर सारी फील्ड में ही होता है, वैसे तो ये सारी फील्ड में ही है, लेकिन हम जिस लेवल का ट्रैवल कर रहे होते हैं कि एवरी वीकेंड वी आर ट्रैवलिंग समवेयर, रात भर काम कर रहे होते हैं तो नींद पूरी नहीं होती है। तो नींद लेते हैं फिर दिन में, और दिन की नींद उतनी अच्छी होती ही नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होते रहते हो आप पूरे टाइम पर। तो नींद पूरी नहीं होना, होटलों का खाना खाना, फ्लाइटों में ट्रैवल करना, और उसके बाद फिर शो में परफॉर्म करना, उसमें नाचना कूदना, जो हम पूरे टाइम पर नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं, एनर्जी अपनी बना के रखते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए फिर उनको कंपनसेट करने के लिए सर फिटनेस पे ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप शोज पे नहीं हो उस टाइम पे एटलीस्ट आप हेल्दी खाओ, उस टाइम पे आप अपना वर्कआउट करो,
ताकि आपकी बॉडी आपका साथ दे। क्योंकि जिस दिन बॉडी ने साथ देना बंद किया उस दिन एक तो शक्ल पे आपकी रियल एज दिखनी चालू हो जाएगी, वो एक इशू है। और दूसरा फिर आप फिट नहीं हो तो आपको खुद को ही मजा नहीं आएगा काम करने में, आपकी खुद की एनर्जी डाउन रहेगी। तो सब डीजेस अपने अपने लेवल पे मैंने देखा है, बहुत डिसिप्लिन डीजेस भी हैं, ये ऐसे सिक्स पैक वाले डीजेस भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है, उनको भी मेरा सल्यूट है कि यार उसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए ऐसी बॉडी बनाने के लिए। और जिनकी बॉडी ऐसी नहीं है, जो इतने मस्कुलर है वैसे नहीं है, उनको भी मैंने देखा है कि वो अपने खाने पीने पे इतना ध्यान देते हैं कि मेरे को इतना ही खाना है तो मैं इतना ही खाऊंगा, मेरे को कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है तो मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, मेरे को अल्कोहल नहीं पीनी तो अल्कोहल नहीं पीऊंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो सर डीजेस अल्कोहल कंज्यूम ही नहीं करते हैं। ये बहुत बहुत आपको बहुत सारे डीजेस को देखा है वो पीते हुए म्यूजिक बजा रहे होते हैं, तो वो सब सर वो मैं कह रहा हूँ ना कि आपने देखा होगा डीजे को पीते, लेकिन कभी ऐसे ही होगा कि भाई डीजे पी के एकदम पागल हो गया और ये वो बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। कोई ले रहा है तो उसने अपनी लिमिटेड क्वांटिटी में ली। और बहुत सारे डीजेस तो ऐसे भी है, मेरे सीनियर्स ऐसे हैं जो कंसोल पे चाय पीते हैं। मैं खुद सर घर से ग्रीन टी के पैकेट लेके जाता हूँ और गर्म पानी में डाल के ग्रीन टी पीता हूँ और फिर वो लगता है ऐसे है कि मैं कुछ अल्कोहल पी रहा हूँ। ऐसा कभी पब्लिक इवेंट हुआ कि लोग मतलब डीजे को मतलब से नाराज थे और उसको पीटने आ गए कि नहीं तू कहीं कहीं हुआ होगा गाँव में कहीं पे कुछ ऐसे, क्योंकि आपने अगर केसेस देखे हो तो थोड़े टाइम पहले मैं सिटी मेरे को याद नहीं, लेकिन एक सिटी में बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था कि एक बंदे ने गोली मार दी थी। ऐसे ही गुड़गांव हरियाणा में भी होता है, कोई चाकू मार देता है, वो होता है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और लोगों की कैसी थिंकिंग है कि यार आपका पसंद का गाना ही चला है डीजे ने तो आपने उसको जान से मार दिया। आपकी जान की कीमत इतनी सी है, गाने जितनी कीमत है। आपको ये भी समझना चाहिए कि यार वो डीजे क्या पता उसके पास वो गाना हो ही नहीं, कैसे बजाएगा वो बेचारा, या क्या पता वो अब सब बहुत होता है। हम लोग, मैं किसी पर्टिकुलर सिटी में हूँ, मैं वहाँ पे गाना बजा रहा हूँ, उस सिटी के अकॉर्डिंग सॉन्ग बजा रहा हूँ, और कोई मेरे को आगे कहेगा नहीं यार मेरे को तो ये गाना सुनना है अलग लैंग्वेज का, ये चला दे मेरे, जो मुझे पता है कि वहाँ पे किसी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ उस एक बंदे को सुनना है, तो मैं उस एक बंदे के लिए पूरा अपना डांस फ्लोर जो है खाली कर दूंगा। उन सब लोगों को मैनेज कैसे करते हो सर? उनको हंस के हाँ बजाता हूँ। अरे यार नाइस यार, थैंक यू यार। स्माइल देके मोस्ट ऑफ द केसेस 90% केसेस में आप स्माइल देके हाँ कर दो ना उनको, वो चले जाते हैं, उसके बाद फिर वो आते भी नहीं है वापस। क्योंकि लोगों में जो मैंने नोटिस किया है, उनको अपना गाना प्ले करवाने से ज्यादा क्या है, उनको जाके डीजे से बात करने का वो टशन रहता है। अच्छा, कि मैंने जाके डीजे को बोल दिया अब देखना मेरा गाना चल जाएगा, और फिर वो 2-3 बार आपके साथ आई कांटेक्ट करेंगे, आप आई कांटेक्ट करो ही मत, फिर हम अगर हो भी जाए तो बता रहा हूँ थोड़ा टाइम थोड़ा बजा रहा, ऐसे करके जब तक अवॉइड कर सको। कभी कभार ऐसा होता है कि फिर वो बंदे आपके सर पे ही आ जाते हैं कि अवॉइड नहीं कर सकते। अगर गाना बजाने लायक है तो बजा दो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि लोग जो गाने आके रिक्वेस्ट करते हैं ना, वो आप लेटर पॉइंट पे कहीं ना कहीं बजाने वाले ही होते हैं। ओके। क्योंकि गाने लोग कौन से रिक्वेस्ट करते हैं, जो एकदम लेटेस्ट चल रहा था, ट्रेंड में चल रहा है, वो गाना आप वैसे भी बजाओगे, तो आप वो बजा देते तो वो लोग खुश होते कि अरे हमारा गाना बजा दिया, मेरा गाना बजा दिया। लेकिन कई बार ऐसी रिक्वेस्ट आ जाती है कि किसी ने बहुत ही हरियाणवी वो बदमाशी वाला गाना मांग लिया, वो बंदूक वाला और ये और वो, जो आपको मालूम है यहाँ चलाते हैं अभी पूरा माहौल खराब हो जाना है, तो आप उनको हंस के मना कर दो। जब बिल्कुल ही एकदम सर पे आ जाए तो फिर चला दो, अपनी जान बचाने दो, बचा लो, और क्या। तो होता है सर, मेरे ऊपर भी निकली है बंदूक, मेरे ऊपर भी निकली है बंदूक, तो फट जाती होगी सो। नहीं, मैं तो थोड़ा सा टेढ़ी खोपड़ी का हूँ। मेरे पे तो जिस दिन बंदूक लगी थी मैंने कहा मारना है तो जान से मार दे एक ही गोली में, नहीं तो कल तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मैंने ऐसे बोला तो उसी बंदूक नीचे हो गई, बोला भाई बता दे भाई तू मेरा गाना चलाएगा नहीं चलाएगा। मैंने कहा गाना चलाऊंगा, प्यार से बोलो, ये क्या बंदूक क्या चीज होती है भाई, बदमाशी करके क्या हो जाना है। कभी ऐसा हुआ है कि आप गाने चला रहे हो, आदमी को इतना मजा आया कि उसने आके नोटों की बारिश कर दी? ये बहुत हुआ है सर। इंडिया में वैसे टिपिंग का कल्चर नहीं है। इंडिया में कोई टिप देता है तो हम नाराज भी हो जाते हैं, है ना। और क्योंकि यहाँ पे क्या है सर, जैसे मैं इतना आउट ऑफ इंडिया घूमा हूँ, आप भी बाहर घूमते हो, तो बाहर आपने देखो टिपिंग का कल्चर है, लोग ग्लैडली उसको एक्सेप्ट भी करते हो और ग्लैडली देते भी हैं, है ना। तो वहां टिप देने से ये नहीं है कि सामने वाला छोटा हो गया, या जिसने टिप ली है वो बंदा छोटा हो गया, आपने उस बंदे को खरीद लिया टिप देके। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली थिंकिंग ये है कि अगर आपने डीजे से खुश होकर उसको 1000 रुपए दे दिए,
और डीजे ने एक्सेप्ट कर लिए, हम्म, फिर आप उसको पूरी रात के लिए अपना बंदी बना लेते हो अच्छा कि अब ये मेरा नौकर है कि पूरी रात मेरे ही गाने चलाए, अच्छा क्योंकि मैंने उसको 1000 रुपए दिए थे। वो आपकी वैल्यू 1000 रुपए निकाल देंगे, आपकी वर्थ 1000 रुपए है फिर उस टाइम पे। इसलिए डीजेस इंडिया में टिप एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने जिंदगी में कभी इंडिया में टिप एक्सेप्ट नहीं करी है, मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है ना लोगों की थिंकिंग क्या है। यहाँ पे लोगों की थिंकिंग वही है कि यार मैंने इसको 1000 रुपए दिया, अब ये देखना मेरे ही गाने चलाए, और अगर आपने उसका गाना नहीं चलाया ना, फिर वो आपको ऐसे ऐसे लोग देगा ना घूर घूर के। मैंने तेरे को 1000 रुपए दिए थे, मैंने तेरे को 1000 रुपए दिए, तू मेरा गाना क्यों नहीं चला? गाना क्यों नहीं चला? फिर वो आप है ना, ये है। लेकिन मेरे साथ एक इंसिडेंट ये भी हुआ है कि मैं आउट ऑफ इंडिया प्ले कर रहा था, और वहां पे एक बंदा आया मेरे पास और आके मेरे को बोला कि मेरे को तुम्हें टिप देनी है। मुझे नहीं पता था वो बंदा कौन है, वो बाद में मेरे को पता चला कि वो उस कंट्री के पार्लियामेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो मैंने बोला कि सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट एक्सेप्ट टिप्स, आई एम ग्लैड आपको मेरा म्यूजिक बहुत पसंद आया, बट थैंक यू सो मच, आई डोंट एक्सेप्ट टिप्स। बोला आर यू श्योर अबाउट इट? क्योंकि वहां तो टिपिंग का कल्चर है। जब मुझे मैं टिप दे रहा हूँ, बंदा एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? मैंने कहा नो सर आई डोंट एक्सेप्ट टिप, मुझे मेरा पेमेंट मिल चुका है, थैंक यू सो मच। चला गया। उसके जाते ही वो इवेंट वाला भागा भागा आया, बोला भाई क्या कर रहा है तूने मना क्यों किया? वो नाराज होकर चला गया। मैंने कहा भाई मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली बोला है कि मैं टिप्स एक्सेप्ट नहीं करता सर, थैंक यू सो मच। बोला सुन तो ले रहा है, कितना दे रहा है? मैंने कहा कितना दे रहा है? बोला 2 मिलियन। मैं सुनते मेरे तो हाथ पैर फूल गए। मैंने कहा 2 मिलियन मिल रहे हैं मेरे को टिप में? इतने तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं कमाया, जिंदगी में कभी नहीं कमाया मेरे को। गए नहीं वापस भाई, गए मैं तब तक तो मैं तो पीछे भाग लेता उनके, लेकिन मैं उनको प्ले कर रहा था। तो ऐसा भी हुआ है सर, ये इंसिडेंट भी हुआ है। वैसे मैंने गुजरात में देखा है कि लोग गाना बजाते हैं तो लोग ऐसे नोट उड़ा रहे होते हैं। कभी आपके ऊपर ऐसे नोट उड़ाए? हाँ सर उड़ाए, बहुत उड़ाए। लेकिन मैं वही है कि देखो नोट, करेंसी, लक्ष्मी का अपमान अपन करते नहीं। तो कोई वैसे उड़ाता है, मैं साइड करता हूँ कि यहाँ पैर वैर पे ना लगे, साइड उड़ा के मैं उसको कंसोल के पास रख देता हूँ। ठीक है, मैंने खुद ने कभी एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन हाँ मैं ये करता हूँ कि अगर पार्टी फिनिश होगी बाद में, तो जैसे मेरे साथ मेरी ढोल वालों की टीम होती है, मैं उनमें बांट देता हूँ। जो साउंड के बंदे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं बेचारे सुबह से आए हुए, वो ट्रस्ट लगाते हैं, हमारे स्पीकर्स लगाते हैं, फ्लोर लगाते हैं, मैं उनमें बांट देता हूँ। ऐसा कौन सा गाना है जो आपकी प्ले लिस्ट में हमेशा होता है? सब बहुत सारे गाने, एक गाना नहीं है, क्योंकि कुछ गाने ऐसे हैं बॉलीवुड के या पंजाबी के जो आप किसी भी पार्टी में चला लो लोग नाचेंगे नाचेंगे। जैसे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आज इतना पुराना गाना हो गया तो भी चलता है। डीजे वाले बाबू मेरा गाना, डीजे वाले बाबू तो नहीं चलाता मैं, क्योंकि वो बाबू वर्ड मेरे को आई डोंट लाइक दैट। मेरे को कोई और भी चला देता है ना, या कोई बोल भी देता है डीजे वाले बाबू, तो थोड़ा सा ऑफेंडेड फील होता है मेरे को कि यार ये क्या है। तो वो गाना आई डोंट लाइक दैट सॉन्ग, मेरे को नहीं पसंद वो। लेकिन जैसे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेट्स नाचो हो गया आपका, तू मेरा हीरो, सुबह होने ना दे, है ना। और पंजाबी में अगर जाए तो इश्क तेरा तड़पा दे, काला चश्मा। तो ये कुछ कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जो किसी भी पार्टी में चलाओ, चाहे वो क्लब हो चाहे वो प्राइवेट पार्टी हो, लोग एंजॉय करते ही करते हैं। तो एक गाना नहीं सर, ऐसे बहुत सारे गाने। तो ये हमारे ना सेफ गाने होते हैं कि हमें मालूम है ये गाना चलाएंगे तो इस पर तो जनता का रिएक्शन आएगा ही आएगा, उससे माहौल सेट हो जाता है। ऐसा कोई फनी इवेंट इतनी बड़ी प्रोफेशनल कैरियर के अंदर जिसको आज भी याद करके मतलब अंदर से हंसी? वो भी बहुत सारे सर, वो भी बहुत सारे फनी इवेंट्स। एक मैंने अभी एक दूसरे पॉडकास्ट में शेयर किया था, तो वो नहीं करूंगा। एक लड़की ने मेरे को टिप ऑफर करी थी, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो एक टिप ऑफर करी थी और बार बार आके सॉन्ग रिक्वेस्ट कर रही थी। एंड देन एक पेपर का टुकड़ा मेरे हाथ में दिया, मुझे लगा अपना फोन नंबर दे रही होगी, लेकिन बाद में 50 रुपए का नोट निकला। मैंने कहा मेरी वैल्यू 50 रुपए निकाली है तुमने। तो ये एक इंसिडेंट था। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक ऐसी एक वेडिंग में प्ले कर रहा था। इट्स अ वेरी बिग फैमिली, बहुत बड़ा जैसे होता है ना, जैसे जिनका सरनेम ही बहुत बड़ा होता है, तो वैसी एक बहुत अमीर फैमिली, हाँ उस टाइप के वैसे ही। कोई मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इससे अगर उन्होंने पॉडकास्ट देख लिया तो पहचान जाएंगे। तो मैं ऐसी एक वेडिंग में प्ले कर रहा था, तो बहुत अच्छा माहौल है, सब लोग नाच रहे हैं, सब कुछ। वहाँ एक बंदा आया, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि ओकेजन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ड्रेस्ड अप नहीं था वो, पुराने से कपड़े, हवाई चप्पल। तो मुझे लगा यार ये कौन आ गया इतनी पार्टी में, ये कहाँ से आ गया, इतनी अमीर पार्टी में ये कहाँ से आ गया। और वो मेरे को आगे कहता है यार ढोल जगीरोदा चला। मैं वहाँ बॉलीवुड चला रहा हूँ, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैंने इग्नोर मारा। फिर आया ढोल जगीरोदा चला। मैंने कहा यार कोई पिया हुआ है, क्यों परेशान कर रहा है।
वो 3-4 बार उसने किया, मैंने कहा चला दे यार, तो मैंने चला दिया। वो बंदा बड़ा खुश हुआ। 2 मिनट बाद फिर आया, बोला अब नाक गाना चला, मैंने वो भी चला दिया, तो खुश होके चला गया। उसके बाद उसने परेशान नहीं किया, उनको दिखा भी नहीं पूरी पार्टी में। वो पार्टी चलती रही और सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। नेक्स्ट डे मैं होटल से चेकआउट करके निकल रहा था, तो मैं बाहर खड़ा होकर अपनी गाड़ी का वेट कर रहा था। मेरे को क्लाइंट ने इनोवा प्रोवाइड करी थी। मैं लंबा बंदा हूँ, मैं यूजुअली इनोवा ही मांगता हूँ, तो इनोवा प्रोवाइड करी थी। तो सामने से मैं देखता है कि मर्सिडीज आ रही है 2 सीटर कन्वर्टेबल। वो आके मेरे सामने रुकी, उसकी छत खुली, वो गेट खुला, वो बंदा उतरा उसमें से। मैंने कहा यार रात को तो मैं इस बंदे को भिखारी समझ रहा था, एंड ये तो मर्सिडीज से उतरा है अभी, वो कोई 2 सीटर कन्वर्टेबल। वो मेरे को देख के बजा, हाय रवीश डीजे, क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर कुछ नहीं, एयरपोर्ट जा रहा हूँ, गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। ये ले जाओ एयरपोर्ट पे छोड़ देना, ड्राइवर ले आएगा। और उस टाइम पे मेरे को इतना बुरा लगा। ये नहीं कि मतलब मेरे को उस टाइम पे गाड़ी चलानी आती नहीं थी इसलिए बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे बुरा इसलिए लगा कि यार आई वाज सो क्विक टू जज दिस गाय। ओके, कल रात को मैं इसको ऐसे जज कर रहा था क्योंकि मैंने इसके अपीयरेंस के ऊपर कि यार ये हवाई चप्पल में घूम रहा है, मैंने इसको इतनी क्विकली जज कर लिया कि यार ये तो कहाँ से आ गया इस पार्टी के अंदर, ये तो डिजर्व ही नहीं करता इस पार्टी में। और वो बंदा इतना स्वीट था कि वो नेक्स्ट डे आके मेरे को अपनी मर्सिडीज ऐसी दे रहा है कि तू ले जा, एयरपोर्ट पे जाके खड़ी कर देना, ड्राइवर ले आएगा। वो दिन था, मैंने उसके बाद मैंने कहा कि मैं कभी किसी को क्विकली जज नहीं करूंगा, मैं कभी किसी को मतलब उसके अपीयरेंस के ऊपर या उस चीज पे जज नहीं करूंगा कभी लाइफ में। वो मैंने मेरी लाइफ का एक सबक भी बना मेरे लिए कि किसी को ऐसे जज नहीं करना उसके अपीयरेंस के ऊपर, कि कोई सिंपल सा दिखने वाला बंदा बहुत बड़ा तोप भी हो सकता है और कोई बहुत तोप सा दिखने वाला बंदा फुद्दू भी निकल सकता है। तो मैंने फिर उसके बाद ये चीज तो मेरी लाइफ की हैबिट बना ली। एक बहुत अच्छा सबक डीजे था। इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ ग्रूम कर रही है, नए लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो न्यू कमर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर न्यू कमर्स से तो हम मैसेजेस ले रहे हैं उल्टा। अच्छा, क्योंकि न्यू कमर्स जो जेनजी डीजेस आ रहे हैं और जो क्राउड है ना, दे आर सो गुड इन देयर मार्केटिंग। वो इंस्टाग्राम चलाना, उनको इंस्टाग्राम पे किस टाइप के वीडियो डालने हैं, क्या वायरल होगा, कैसा कंटेंट बनाना है, उस कंटेंट की एडिटिंग कैसे करनी है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, वो दे आर अमेजिंग इन दैट। तो मुझे लगता नहीं कि मैं उन लोगों को सिखा पाऊंगा, बल्कि मैं उनसे सीख रहा हूँ कि यार किस टाइप का कंटेंट डालना है जो आजकल चलेगा। क्योंकि सब सीखे सिखाए हैं, पहले की तरह नहीं है सब। पहले क्या हुआ करता था, पहले म्यूजिक इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम था। म्यूजिक आप या तो एक दूसरे से मांगते थे, किसी दूसरे डीजे के पास आपने कोई गाना सुन लिया, अब उससे जाके उसको 10 बार भाई मेरे को ये गाना दे दे यार, जो तेरा गाना है बहुत अमेजिंग सॉन्ग है, मेरे को चाहिए ऐसे ऐसे, ठीक है। या फिर आपको खरीदना पड़ता था, सीडीज आती थी मार्केट से 300 रुपए की, वो आप खरीदते थे, उसमें 10 गाने निकलते थे। आजकल गाना मिलना बहुत ईजी हो गया, इंटरनेट पे सब मिलता है, और गाने रिलीज होते ही आप सुन लेते हो स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे। पहले तो कोई नया गाना आता था, डीजे जब तक उसको पार्टी में प्ले करते तो क्राउड को पता चलता था कि कोई नया गाना आया है। अब क्राउड को पहले से ही पता है, वो सीखा है कि ये नया गाना है, वो आके डीजे को बताते भाई ये गाना कल रिलीज हुआ है, ये चला। तो अभी डीजेस के लिए म्यूजिक इकट्ठा करना बहुत ईजी है। तो हम यंगस्टर्स को तो आई डोंट थिंक मैं कुछ उनको बता पाऊंगा, लेकिन वो लोग मार्केटिंग और अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, इन सब चीज़ों में मेरे को 10 चीज़ें सिखा देंगे। लेकिन अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर, 20 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर कोई एक चीज़ दूँ, उनको अगर सलाह दे सकता हूँ, तो बस ये बोलूँगा कि भाई अपने प्रोफेशन के लिए ना, एंटर इनटू द प्रोफेशन फॉर द राइट रीज़न। कि आपका रीज़न गलत नहीं होना चाहिए, आप म्यूज़िक से प्यार करते हो, आप करो ये डीजेइंग वाला काम। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोग आते हैं इसलिए कि यार पैसा जल्दी कमा लेंगे, जो आपने पहले बोला था ना, दारू शराब लड़कियां मिल जाएंगी, वो वाला हो जाएगा। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों का वो मोटिव भी रहता है, और फिर ऐसे लोग ना सर लंबे टाइम तक सर्वाइव भी नहीं करते इंडस्ट्री में। वो बहुत क्विकली आते हैं एक बबल की तरह, एकदम से उनका नाम होता है, 1-2 साल भर के शोज करते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके फेड आउट भी हो जाता है। थैंक यू सो मच रवीश। और यदि दोस्तों आपको भी मैड माइक का ये नया पॉडकास्ट पसंद आया हो और आपको डीजे रवीश की बातों ने हिलाया हो, मज़ा दिया हो, तो डीजे रवीश के लिए ज़रूर एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसी चटपटी बातों के लिए मुझे सुनते रहें।